जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैंने अपने शरीर में बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं एक ही बार में किसी इंसान के शरीर के टुकड़े कर सकता था। दूसरे साल तक मैंने अपनी ताकत को और आगे बढ़ा दिया और मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया कि अब तलवारें भी मुझे घायल नहीं कर पाती थीं। मैं नंगे हाथों से तलवार पकड़कर उसे लोहे की गेंद की तरह मोड़ देता था, जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। मेरी इसी खतरनाक ताकत की वजह से शहर में मुझे डेप्यूटी शेरिफ का पद मिल गया और मैं आराम से राज्य की सुरक्षा में जिंदगी जीने लगा। फिर तीसरे साल अचानक उत्तर में युद्ध छिड़ गया। हर तरफ बैंडिट्स हमला कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि मेरा कोई परिवार नहीं था, ना माता पिता, ना कोई अपना। सरकार सबसे ज्यादा मेरे जैसे इंसान से डरती थी, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब ताकत हो और जिसे किसी चीज का डर ना हो। उन्हें डर था कि मैं भाग सकता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था कि मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। इसलिए आखिर में उन्होंने मुझे कभी बैटलफील्ड पर भेजने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेरे चीफ ऑफ सिक्योरिटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। युद्ध पर जाने से पहले उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं जब उसने अपनी 10 साल की बेटी कुंगरान को मेरी देखभाल में सौंपा। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो विदाई हमेशा के लिए आखिरी मुलाकात बन जाएगी। उसके बाद मैं लगभग अजेय बन गया। आम लोग सिर्फ बैंडिट्स का नाम सुनकर कांप जाते थे, लेकिन मैं अकेला सिर्फ एक तलवार लेकर उनके इलाके में घुस गया। मैंने अकेले ही 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया और जब पुराने मेयर ने देखा कि मैंने क्या किया है तो उसने खुद मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। शहर के लोग मुझे किसी रक्षक देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन एक समस्या थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जिन बैंडिट्स को मैंने मारा था उनमें से एक का भाई YFNG था। 2 साल पहले किस्मत से वो इमॉर्टल कल्टीवेशन सेक्ट में शामिल हो गया था। लोग कहते थे कि कल्टीवेटर्स अपने मरे हुए लोगों का बदला लेने के लिए कभी कल तक इंतजार नहीं करते। फिर भी एक बात मुझे सुकून देती थी, जो भी इमॉर्टल माउंटेन पर चढ़ जाता वो 20 साल तक वहां से बाहर नहीं आ सकता था। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया और राहत की सांस ली। 20 साल बाद तब देखेंगे कौन किसे मारता है। 11वें साल तक जब मैंने स्ट्रेंथ के 10 पॉइंट्स जमा कर लिए तब मैं एक मुक्के से हवा में वैक्यूम पैदा कर सकता था। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ पूरी तरह असामान्य है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने खुद मुझे चुना हो। फिर 13वें साल में एक साथ 2 खबरें आईं। बुरी खबर यह थी कि कुंगरान के पिता युद्ध में मारे गए थे। वो छोटी लड़की इतनी जोर से रोई कि मेरा दिल टूट गया, लेकिन हम उस दुख से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि पूरे शहर में एक और खबर फैल गई। सिंगचू पैलेस का एक इमॉर्टल मास्टर पहाड़ से नीचे उतरा था डिसाइपल्स भर्ती करने के लिए। उसने कहा कि इस शहर में डेस्टिनी का एक महान बेरर मौजूद है। शुरुआत में मुझे सच में लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन टेस्ट के बाद सच्चाई सामने आ गई। असली चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी दरअसल SH कुंगरान थी। शुरुआत में उसने जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत पहले ही मेरे इटर्नल यूथ का राज जान चुकी थी। वो एक दिन मेरे बराबर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उसने इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल बनने के लिए हामी भर दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। दुर्भाग्य से सेक्ट ने मुझे पूरी तरह तुच्छ समझा। उन्होंने पहले मेरी हड्डियों की जांच की, फिर ठंडे चेहरे के साथ सिर्फ 4 शब्द बोले, अ रेबल विदाउट डेस्टिनी। उनके लिए मुझे सेक्ट में लाना सिर्फ एक बोझ था। मुझे गेट पर ही रिजेक्ट कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर उन्होंने मुझे एक चीज चुनने की अनुमति दी। मैंने डिवाइन वेपन्स और अनमोल ट्रेजर्स को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, क्या ऐसी कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जो लाइफ स्पैन के बदले कल्टीवेशन पावर दे सके। सेट के लोग मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं पूरी तरह पागल हूं, लेकिन फिर भी उनमें से एक ने मेरी तरफ एक मैनुअल फेंक दिया। उस टेक्निक में लिखा था, गोल्डन एलिक्सर को कंडेंस करने के लिए 300 साल चाहिए, प्राइमोर्डियल इन्फेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए 3000 साल, सेंट बनने के लिए 30,000 साल और ट्रू इमोर्टैलिटी हासिल करने के लिए 3 लाख साल। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि ये टेक्निक यूजर को अपनी लाइफ स्पैन 3 गुना जलाकर कल्टीवेशन स्पीड को 3 गुना बढ़ाने की इजाजत देती थी। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मैं अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से दबा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये टेक्निक खास मेरे लिए बनाई गई हो। जहां बाकी लोगों को 300 साल लगते, मुझे सिर्फ 100 साल चाहिए थे। उसके बाद समय इतनी तेजी से बीता कि पता ही नहीं चला और देखते ही देखते 10 साल और गुजर गए। आखिरकार बूढ़ा मेयर रिटायर हो गया और स्वाभाविक रूप से शहर का नया मेयर मैं बन गया। तब तक मेरा स्टेटस पैनल खुद एक डरावना मजाक बन चुका था। मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट्स एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुके थे और मेरे डेस्टिनी पॉइंट्स बढ़कर 6 हो गए थे। मैं आराम से पेड़ से एक पत्ता उंगलियों से तोड़कर 50 मीटर दूर ठोस चट्टान को आर पार कर सकता था। मेरी जबरदस्त डेस्टिनी के सहारे मेरी डेथ आर्ट अब ग्रेट आर्ट ऑफ डेथ में इवॉल्व हो चुकी थी। मेरी रेपुटेशन दूर दूर तक फैलने लगी और हर तरफ से मार्शल आर्टिस्ट्स मेरे पास आने लगे। ऐसे अनाथ जिनके पूरे क्लैन खत्म कर दिए गए थे, सेक्ट से निकाले गए अबैंडन्ड जीनियसेस, टूटे मेरिडियंस वाले क्रिपल्ड प्रोडिजीज। पहली नजर में वो सब किसी महान कहानी के चोजन हीरो लगते थे। वो दिन रात मेरे रेजिडेंस के बाहर घुटनों पर बैठे रहते और मुझसे डिसाइपल बनाने की भीख मांगते, लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे हर किसी को ठुकरा दिया।
क्या ये कोई मजाक था? इतनी कारमा, हेट्रेड और डेस्टिनी उठाए घूमने वाले लोग मेरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही लाते। ऐसे एक भी डिसाइपल को स्वीकार करने का मतलब था आने वाले दशकों तक डिजास्टर्स को न्योता देना। लेकिन वो लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में सबने शहर में ही बसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गैंगटुंग का शांत शहर एक छोटे मार्शल वर्ल्ड में बदल गया। फिर एक दिन किसी ने मेरी असली ताकत परखने के लिए मेरे इलाके में गैंग कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवा दिया। उस समय मैं आराम से एक टी हाउस के अंदर बैठा था। मैंने खड़े होने की भी जरूरत नहीं समझी। बस अपनी उंगली चाय के कप में डुबोई और पानी की एक बूंद आगे उछाल दी। वो छोटी सी बूंद कैनन बॉल की तरह निकली और उस आदमी को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया, जबकि उसके पीछे आधी सड़क विस्फोट से टूट गई। भीड़ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस घटना के बाद सारी परेशानी तुरंत खत्म हो गई और बाद में माफिया लीडर खुद मेरे पास माफी मांगने आया। उसे डर था कि मैं ताकत का संतुलन बिगाड़ दूंगा और पूरे इलाके की व्यवस्था पलट दूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे मॉर्टल अफेयर्स में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक इमॉर्टल्स इस दुनिया में नहीं उतरते, मैं हमेशा चुपचाप छिपकर रह सकता था। यही मेरा रास्ता था। लेकिन कुछ समय बाद इस दुनिया की शांति बनाए रखने वाली सील अचानक टूटने लगी और अंडरवर्ल्ड के डीमंस ने डमिंग किंगडम पर हमला कर दिया। खुद क्राउन प्रिंस और उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस लिरुइन मेरे पास मदद मांगने आए। आखिरकार मैंने उनकी बात सुनने के लिए हामी भर दी और तभी पहली बार मुझे इस दुनिया की सच्चाई पता चली। ये जगह सिर्फ मॉर्टल रेल्म थी, जबकि असली कल्टीवेशन वर्ल्ड स्पिरिट रेल्म में मौजूद था। अगर स्पिरिट रेल्म के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती मॉर्टल वर्ल्ड में उतरते तो खुद हेवन उन्हें सप्रेस कर देता था। इसी वजह से इमॉर्टल्स बहुत कम नीचे आते थे। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे अचानक सब समझ आ गया और बहुत लंबे समय बाद मुझे सच्ची खुशी महसूस हुई। इसका मतलब था कि इस दुनिया में वास्तव में इतने ज्यादा ताकतवर लोग हैं ही नहीं। अगर मैं हजारों साल तक छिपा रहा तो देर सवेर में पूरी तरह इनविंसिबल बन जाऊंगा। और जहां तक अभी बाहर जाकर लड़ाई करने की बात थी, मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं भाग जाऊंगा। अगले ही पल मेरा शरीर हिला और मैं सीधे आसमान में गायब हो गया। युद्ध लड़ने की कीमत बिल्कुल अलग होती है और वो बहुत खतरनाक था। मैं किसी भी हालत में उसमें शामिल नहीं होने वाला था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पूरे शहर में सूखी और बुरी तरह विकृत लाशें मिलने लगीं। बिल्कुल यही घटना दशकों पहले भी हुई थी और मुझे याद था कि तब मंक यिन युन इसकी जांच करते हुए गायब हो गया था। आखिर में जो वापस लौटा वो सिर्फ उसकी लाश और एक सुसाइड लेटर था। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि असली कल्प्रिट जमीन के नीचे छिपा एक विशाल सरपेंट है जो इंसानों की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन कर रहा था और ड्रैगन बनने की कगार पर पहुंच चुका था। वो लेटर पढ़ने के बाद मैंने विलेजर्स की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने माउंट पैन के ओल्ड डीमन की कहानी सुनी है? फिर मैं धीरे से खुद ही मुस्कुरा दिया। वो तथाकथित ओल्ड डीमन मैं ही था। उसी रात मैं अकेला पहाड़ की तरफ निकल गया। मेरे सामने सरपेंट की पूंछ जैसी दिखने वाली विशाल माउंटेन रेंज खड़ी थी। उस समय मेरी स्ट्रेंथ 25 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। मैंने धीरे से अपना दायां मुक्का उठाया और एक पंच मारा। अगले ही पल पहाड़ टूट गया, धरती कांप उठी और पूरी माउंटेन रेंज मेरे वार से चकनाचूर हो गई। टूटे पत्थरों के बीच कई दर्जन मीटर लंबा एक विशाल सरपेंट दर्द से तड़प रहा था। वो गुस्से से दहाड़ा, मुझे ड्रैगन बनने के लिए सिर्फ 100 और इंसान चाहिए थे। मेरी इमॉर्टैलिटी का रास्ता रोककर क्या तुम्हें हेवनली पनिशमेंट का डर नहीं है? मैंने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, सॉरी, लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूं। यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारा लोकल हेवन मुझ पर अधिकार रखता हो। फिर मैंने दूसरा मुक्का मारा और उसी जगह उस सरपेंट को खत्म कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि 7 क्लाउड्स की मदद से मैं उसके शरीर से ड्रैगन एनर्जी का एक हिस्सा निकालने में सफल हो गया और मैंने लॉन्ग रेंज अटैक टेक्निक्स भी सीख ली। उस समय मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 8वें या 9वें स्टेज के करीब पहुंच चुकी थी। अगले दिन विलेजर्स ने देखा कि पूरा पहाड़ बिना किसी निशान के गायब हो चुका है। उन्हें तुरंत शक हो गया कि यह सब मैंने किया है और उन्होंने मुझे नया टाइटल दे दिया, ऑलमोस्ट इनविंसिबल। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने मुझे किसी असली इमॉर्टल कल्टीवेटर से लड़ते हुए नहीं देखा था। फिर भी उस घटना के बाद काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ मुझे वर्शिप करने के लिए शहर में आने लगे। उन्हीं जांघू लोगों की वजह से आखिरकार शहर का नाम बदलकर लिटिल जांघू रख दिया गया। लेकिन सच कहूं तो अब इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं रह गया था। मैं अब ठीक से लोकी भी नहीं रह सकता था। कई दशकों की सिक्लूडेड कल्टीवेशन के बाद बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ग्रेट चिन एम्पायर का नया एम्परर, मेरा छोटा भाई, सिंहासन पर बैठ चुका था और उसने किंगडम की डिफेंसिव लाइंस तोड़ दी थी। उसी समय लिटिल जांघू पर भी एक भयानक संकट मंडरा रहा था। 30 साल पहले वाई फेंग एक इमॉर्टल सेक्ट में शामिल हुआ था और अब नदी के उस पार 30 साल बिताने के बाद वो आखिरकार लौट आया था। आज का वाई फेंग अब कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इमॉर्टल सेक्ट का असली डिसाइपल बन चुका था। उसे पता चल गया था कि उसका भाई लिटिल जांघू में मारा गया था और वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया था।
रिवेंज। उसने अपनी ताकत से लिटिल जांगू के 4 महान मास्टर्स को डराकर यह पता लगा लिया कि शहर में अभी भी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो इमॉर्टल्स की तरह पहाड़ तोड़ सकता है और नदियों का रास्ता बदल सकता है। वो मैं था। जैसे ही वाई फेंग ने ये अफवाहें सुनी, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके भाई का कातिल शायद मैं ही हूं। लेकिन उसे मेरी ताकत से जरा भी डर नहीं लगा। पहाड़ तोड़ना और नदियां मोड़ना, उसे विश्वास था कि वो भी ऐसा कर सकता है। आखिरकार चारों ग्रेट सेक्ट्स के पास खुद मेरे रेजिडेंस पर आकर मुझे सिक्लूजन से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और इस तरह दशकों तक छिपने के बाद आखिरकार मेरा पहला युद्ध एक असली इमॉर्टल कल्टीवेटर से होने वाला था। हैरानी की बात यह थी कि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। अब जब रिसोर्सेज मौजूद थे तो सबसे पहले मुझे उसकी ताकत पर रखनी थी। तब तक मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट्स 35 तक पहुंच चुके थे। मेरी शक्ति अब साधारण कल्टीवेटर से तुलना करने लायक भी नहीं रही थी। वाई फेंग आसमान में बाकी सबके ऊपर घमंड से तैर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह शांत था। उसने मुझे ऊपर से घूरते हुए तिरस्कार से कहा, तो तू वही कचरा है जिसने मेरे भाई को मारा। फिर उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया, अभी खुद को मार डाल वरना इस शहर के हर कीड़े को खत्म कर दूंगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें बहानों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी किलिंग इंटेंट पहले से ही बहुत भारी है। वाई फेंग ने एक शब्द भी और नहीं कहा। उसने हाथ उठाया और तुरंत मेरी तरफ अपनी फ्लाइंग सोर्ड छोड़ दी। भीड़ की डरी हुई निगाहों के सामने मैंने बस आराम से 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और उस फ्लाइंग सोर्ड को हवा में ही पकड़ लिया। फिर मैंने हल्का सा हाथ झटका और भयानक रिकॉइल फोर्स ने वाई फेंग को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। मैंने उसे हल्की निराशा से देखते हुए पूछा, तो इमॉर्टल कल्टीवेटर बस ऐसे होते हैं? मेरी ये बात सुनते ही वो ह्यूमिलिएशन और रेज से पागल हो गया। उसने तुरंत अपना डेस्टिनी आर्टिफैक्ट बुलाया और उसे हजारों तलवारों की बारिश में बदल दिया, जो मेरे शरीर को चीरने के लिए मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने बस अपना हाथ उठाया, गोल्डन ड्रैगन एनर्जी आसमान में गरजी और अगले ही पल सारी सोर्ड्स टूटकर बिखर गईं। फिर मैंने सीधे उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली इमॉर्टल कल्टीवेशन क्या होती है। मैंने उसकी तरफ एक उंगली उठाई, हवा फट गई, धरती कांप उठी, एक भयानक एनर्जी वेव निकली और वाई फेंग उसी जगह धूल बनकर खत्म हो गया। सिर्फ एक उंगली से मैंने नदी चीर दी, पहाड़ तोड़ दिया और एक इंसान को अस्तित्व से मिटा दिया। एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को एक ही वार में मरते हुए देखकर मेरे आसपास मौजूद हर इंसान पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मैं शांत नजरों से पास खड़े जांगहू वॉरियर्स और वाई फेंग से जुड़े इमॉर्टल सेक्ट के लोगों की तरफ देख रहा था। उन्हीं से मुझे पता चला कि वाई फेंग हजारों मील दूर मौजूद शुअन सेक्ट का डिसाइपल था। कल्टीवेटर बनने से पहले ही उसने अनगिनत बुरे काम किए थे, लेकिन फिर भी सेक्ट ने बिना झिझक उसे अपना लिया था। और मेरी बात करें तो ग्रेट किन में मैं अकेला कल्टीवेटर था जिसने हमेशा मॉर्टल वर्ल्ड में रहने का फैसला किया था। अफवाहें कहती थीं कि एम्पायर का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर लगभग 100 साल पहले क्लोज डोर डेथ कल्टीवेशन में चला गया था। सच कहूं तो मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो बूढ़ा सच में बेकार हो, क्योंकि अगर वाई फेंग जैसे लोग इतनी आसानी से मॉर्टल रियल्म में दखल दे सकते थे तो ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब हालत में थी। मैं कभी अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर शांत होने लगी। चारों सेक्ट लीडर्स ने मेरे पुराने टूटे फूटे घर को रेनोवेट करवाने की पेशकश की, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। 80 साल गुजर चुके थे, मेरे सारे पुराने दोस्त बहुत पहले मर चुके थे और अब सिर्फ वही पुराना घर था जिसमें अतीत की कुछ यादें बाकी थीं। कुछ चीजों को वैसा ही रहने देना बेहतर होता है। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरा एक पुराना परिचित मुझसे मिलने आया, जस्टिस ब्यूरो का वही ऑफिसर। पहले उसके अंदर युवा जोश और एम्बिशन भरा रहता था, लेकिन अब उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसे देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। इतना लड़ने के बाद भी अभी तक सब खत्म नहीं हुआ। पुराना एम्परर मर चुका था और नया युवा रूलर सिंहासन पर बैठ गया था, जिससे पूरा इंपीरियल कोर्ट केओस में डूब गया था। पहली डिफेंसिव लाइन पहले ही टूट चुकी थी और अब सब कुछ एल्डेस्ट प्रिंसेस के ऊपर टिका था, जो खुद सेना की कमान संभालकर बड़ी मुश्किल से दूसरी डिफेंसिव लाइन को बचाए हुए थी। बूढ़े आदमी ने थकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, मास्टर, ग्रेट चिन के पास अब कोई जनरल्स नहीं बचे। हम इमॉर्टल सेक्ट्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इस वक्त सिर्फ आप ही ग्रेट चिन को बचा सकते हैं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, एल्डेस्ट प्रिंसेस खुद सेना चला रही है, क्या ग्रेट चिन में अब कोई आदमी नहीं बचा? एक औरत को युद्ध में क्यों जाना पड़ रहा है? मैं उसे मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरी बात बीच में ही रुक गई। बूढ़े ने मेरे चेहरे की बेरुखी देखकर दांत भींचे और बोला, भले ही एल्डेस्ट प्रिंसेस एक महिला है, लेकिन उसके अंदर फाउंडिंग एम्परर की आत्मा है। उसने कहा है कि अगर ग्रेट चिन गिर गया तो इस दुनिया के लोग नॉर्दर्न एनिमीज के लिए सिर्फ लाइव स्टॉक बनकर रह जाएंगे। मास्टर, क्या आप भी इसी मॉर्टल वर्ल्ड से नहीं आए? क्या आप सच में ये सब होते देख सकते हैं? मैं कुछ देर चुप रहा।
ग्रेट चिन का हर जनरल युद्ध में मर चुका था, लेकिन एक अकेली औरत अब भी जान लगाकर मोर्चा संभाले हुए थी। सच कहूं तो ये वाकई थोड़ा शर्मनाक था। बूढ़े ने तुरंत कहा, अगर मास्टर मदद करने को तैयार हो जाए तो ये युद्ध निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। मैंने झुंझलाकर हाथ हिलाया और कहा, बस करो, इतनी खुशामद मत करो। बैटलफील्ड कहाँ है? बूढ़ा जल्दी से बोला, हैंगिया पास, यहाँ से 3000 एली दूर। मैंने चुपचाप अपनी स्ट्रॉ हैट पहन ली। 3000 लाई वो अभी कम से कम सुरक्षित लौट आई है। कहना ही चाहता था कि अचानक कमरे के अंदर भयानक तूफानी हवा फट पड़ी। हवा इतनी तेज थी कि बूढ़ा अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। जब उसने दोबारा देखा, मैं पहले ही गायब हो चुका था। उसके पैरों के नीचे नीले पत्थर की जमीन में सिर्फ 2 गहरे फुटप्रिंट्स बचे थे। उसी समय 3000 एली दूर हंग्या पास के बैटलफील्ड पर डूबता हुआ सूरज पूरे आसमान को खून जैसा लाल बना रहा था। ग्रेट चिन का आखिरी डिफेंसिव फोर्ट्रेस टूटने की कगार पर था। दीवारों पर लाशें बिखरी थीं और फटे हुए ड्रैगन बैनर के नीचे एल्डेस्ट प्रिंसेस लियू रुयांग खड़ी थीं। उसकी सिल्वर आर्मर पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी और वो टूटी हुई तलवार का सहारा लेकर भारी सांसें ले रही थी। वो अपनी जान देकर ग्रेट चिन की आखिरी डिग्निटी बचा रही थी। पास के बाहर काले बादल शहर के ऊपर छाए हुए थे और लाखों नॉर्दर्न सोल्जर्स हमला किए बिना इंतजार कर रहे थे। वजह बहुत सीधी थी। उनके ऊपर आसमान में सफेद रोब्स पहने एक बूढ़ा आदमी तैर रहा था। वो एक विशाल सफेद बोन आर्टिफैक्ट पर खड़ा था और उसके हाथ में 10,000 सोल्स बैनर था जिसमें अनगिनत चीखती हुई आत्माएं भरी थीं। उसने नीचे लियू रुयांग की तरफ घूरते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, छोटी सुंदरी, ये सर्वेंट श्यू सेक्ट का एल्डर है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स काफी अच्छे हैं। अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी डिसाइपल बन जाओ तो शायद मैं ग्रेट चिन इंपीरियल फैमिली के खून की एक बूंद बचा दूं, वरना आज इस पूरे शहर का नरसंहार कर दूंगा और तुम सबकी आत्माओं को रिफाइन कर दूंगा। लियू रुयांग ने दांत भींच कर जवाब दिया, ग्रेट चिन में सिर्फ युद्ध में मरने वाली प्रिंसेसेस होती हैं। यहाँ सरेंडर करने वाले रॉयल्स नहीं होते। आज मैं तुम्हारे जैसे इविल सॉर्सरर के आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगी। सफेद रोब्स वाला एल्डर ठंडे स्वर में हंसा और उसने 10,000 सोल्स बैनर लहराया। अगले ही पल बैटलफील्ड पर भयानक गोस्ट विंड गरजने लगी और अनगिनत काली आत्माएं मिलकर एक विशाल स्पेक्ट्रल हैंड में बदल गईं, जो सीधे शहर की दीवारों पर टूट पड़ी। इस अटैक का नाम था अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म, एडवांस्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर का फुल पावर स्ट्राइक। ऐसी ताकत के सामने मॉर्टल आर्मीज पल भर में खून और मांस में बदल जाती। लियू रुयांग ने निराशा में धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किंगडम के गेट की रक्षा करते समय कोई मॉर्टल कल्टीवेटर खुद मॉर्टल अफेयर्स में दखल देने आ जाएगा। क्या सच में यही अंत था? लेकिन उसी निर्णायक पल अचानक आसमान विस्फोट जैसी आवाज के साथ फट गया। हर इंसान ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और एक साइन लाइट को आसमान से उल्का की तरह गिरते हुए देखा। अगले ही पल वो साइन लाइट हवा में सीधे उस विशाल स्पेक्ट्रल हैंड से टकराई। उसमें कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक नहीं थी, सिर्फ शुद्ध और बेरहम किनेटिक फोर्स थी। पूरा अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म ऐसे टूट गया जैसे लोहे के हथौड़े से टोफू को कुचल दिया गया हो। वो काले धुएं में फटकर गायब हो गया, लेकिन साइन लाइट रुकी नहीं। वो सीधे शहर की दीवारों के सामने वाले स्क्वायर में आ गिरी। जमीन भयंकर तरीके से कांप उठी, जैसे मैग्नीट्यूड 10 अर्थक्वेक आया हो। शॉक वेव ने काउंटलेस नॉर्दर्न कैवलरी सोल्जर्स और घोड़ों को हवा में उड़ा दिया। कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड खामोश हो गया। चाहे नॉर्दर्न आर्मी हो या दीवारों पर खड़े डिफेंडर्स, हर कोई मुझे सदमे में घूर रहा था। धीरे धीरे धूल साफ हुई और बीच में बने विशाल क्रेटर के अंदर मैं आराम से खड़ा दिखाई दिया। मैंने अपनी रोब से धूल झाड़ी, स्ट्रॉ हैट ठीक की और खुद से बड़बड़ाया। रास्ता थोड़ा ज्यादा दूर था, लैंडिंग ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। लियू रुयांग कुछ पल के लिए जम गई, फिर कांपती आवाज में बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, इमॉर्टल मास्टर किस सेक्रेड माउंटेन से आए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं हूँ। फिर मैंने आसमान में खड़े सफेद रोब्स वाले एल्डर की तरफ देखा, जो खुद भी स्टंट लग रहा था। मैं बस एक टाउन चीफ हूँ। सुना यहाँ कोई परेशानी कर रहा था तो सोचा आकर देख लूं कि मामला सुलझाया जा सकता है या नहीं। एल्डर ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस मेरे शरीर पर डाली, लेकिन उसे मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ। उसकी नजर में मैं बस एक साधारण मॉर्टल वॉरियर था जिसने कुछ बाहरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सीख रखी थीं। भले ही उसे समझ नहीं आया कि उसकी डिमोनिक पाल्म अभी कैसे टूट गई, लेकिन कल्टीवेटर्स का मॉर्टल्स के लिए अहंकार उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। अपमान और गुस्से से भरे हुए उसने जल्दी से हैंड सील बनाया और एक ब्लड रेड फ्लाइंग सोर्ड बुलाकर मेरी तरफ छोड़ दी। वो क्रिम्सन लाइटनिंग की तरह सीधे मेरे माथे की तरफ आई। लियू रुयांग डर से चीख उठी, इमॉर्टल मास्टर सावधान! लेकिन मैं हिला तक नहीं। जैसे ही तलवार मेरे माथे तक पहुंची, मैंने शांत भाव से अपना दायां हाथ उठाया और एक उंगली से उसे हल्का सा फ्लिक कर दिया।
वो लो ग्रेड स्पिरिचुअल सोर्ड जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी, एक ही टच में टूट गई। पूरी ब्लेड में काउंटलेस क्रैक्स फैल गए और जोरदार आवाज के साथ वो टुकड़ों में बिखर गई। अपनी लाइफ बाउंड आर्टिफैक्ट टूटते ही सफेद रोब्स वाला एल्डर खून उगलते हुए पीछे हट गया और उसकी आंखों में डर भर गया। इम्पॉसिबल, तुम्हारा फिजिकल बॉडी आखिर किस स्तर का है? इवन बॉडी कल्टीवेटर्स भी नंगे हाथों से स्पिरिचुअल वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और कहा, बहुत फ्रैजाइल है। फिर मैंने हल्का सा अपने घुटने मोड़े और मेरे पैरों के नीचे की जमीन उसी पल धंस गई। मेरे खड़े होने वाली जगह पर सिर्फ एक आफ्टर इमेज बची थी। अगले ही पल मैं सीधे 100 मीटर ऊपर हवा में उस ब्लड रोब्ड प्रिजनर के सामने पहुंच चुका था। वो उड़ना नहीं था, बस एक साधारण जंप था। उस आदमी की आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसे मुश्किल से इतना समय मिला कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड खड़ा कर सके। घबराई हुई आवाज में वो चिल्लाया, मास्टर दया कीजिए, मैं शिव क्लैन से हूं। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने बस एक मुक्का मारा। उसमें कोई टेक्निक नहीं थी, सिर्फ शुद्ध ताकत थी। मेरे पंच की फोर्स ने हवा को ही कंप्रेस करके एक भयानक कैनन ब्लास्ट में बदल दिया जो सीधे उसके स्पिरिचुअल शील्ड से टकराई। बैरियर कागज की तरह टूट गया। मेरा मुक्का बिना रुके सीधे उसकी छाती के आर पार निकल गया और उसके पीछे आसमान में 1 किलोमीटर लंबा वैक्यूम ट्रेल तक फट गया। वो आदमी अविश्वास से अपनी छाती के विशाल छेद को घूरता रह गया। मरते वक्त तक उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसे किस ताकत ने मारा। फिर ग्रेविटी ने मुझे वापस नीचे खींच लिया और मैं सीधे ल्यूरुयान के सामने शहर की दीवार पर उतर गया। एक लगभग डिवाइन फिगर को एक ही मुक्के में इमॉर्टल कल्टीवेटर को मारते देखने के बाद नॉर्दर्न आर्मी पूरी तरह कैओस में टूट गई। जनरल्स और सोल्जर्स दोनों ने अपने हथियार और आर्मर फेंक दिए और डर के मारे भागने लगे। दूसरी तरफ ग्रेट चिन की दीवारों पर अजीब सी खामोशी छा गई। हर सोल्जर मुझे डर भरी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ ल्यूरुयान पर थी। उसके चेहरे पर खून और धूल लगी हुई थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और सम्मान से मेरी तरफ झुक गई। इमॉर्टल मास्टर, मेरी और पूरे किंगडम की जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपका ऑनर्ड नेम जान सकती हूँ? रुयान पूरे रियल्म की शक्ति से आपका एहसान चुकाने को तैयार है। मैंने हल्के से हाथ हिलाया और कहा, इनाम की जरूरत नहीं है, मैं बस एक सवाल पूछने आया हूँ। उसने तुरंत सम्मान से जवाब दिया, कृपया पूछिए मास्टर। अगर रुयान को जवाब पता होगा तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैंने ब्लड रोब्ड एल्डर की लाश की तरफ इशारा करके पूछा। उसने कहा था कि वो शिव क्लैन से है। क्या उसके मरने के बाद उस क्लैन से कोई बदला लेने आएगा? लियो रुयान ने समझाया, शिव क्लैन बाउंड्री रेल्म की उत्तरी सीमा पर मौजूद जंगियन माउंटेन रेंज में रहता है। बाउंड्री रेल्म और मॉर्टल रेल्म के बीच रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर वहां के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती नीचे भी उतरें तो उनकी शक्ति काफी सप्रेस हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर रुकी और सावधानी से पूछने लगी, क्या मास्टर को शिव क्लैन के रिटेलिएशन का डर है? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया और राहत की सांस छोड़ी। अच्छा है, वो जगह काफी दूर है। मैंने छोटे वाले को मार दिया था, इसलिए डर था कि बड़े वाले परेशानी करने ना आ जाएं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत ट्रबल से है। फिर मैं मुड़ा और कैजुअली कहा, खैर अगर और कुछ नहीं है तो अलविदा। उम्मीद है हमारी राहें दोबारा न टकराएं। क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थे, इसलिए साधारण कल्टीवेटर्स भी मेरी असली डेप्थ महसूस नहीं कर सकते थे। उनकी नजर में मैं बस एक आम मॉर्टल था। मैं जाने ही वाला था कि पीछे से लियो रुयान ने जल्दी से आवाज दी, मास्टर, ग्रेट चिन का थ्रोन अभी खाली है, अगर आप चाहें तो। मैंने अपनी स्ट्रॉ हैट नीचे की और हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में रोक दी। मैं बस एक साधारण टाउन चीफ हूं। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब मैं वापस गंटान टाउन लौटा तो जिंदगी ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस समय इस दुनिया में मेरा 85वां साल चल रहा था। मेरी स्ट्रेंथ 40 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने एक समस्या नोटिस करनी शुरू कर दी। सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने से बॉटल नेक बनने लगा था। मेरा फिजिकल बॉडी अब इतनी भयानक ताकत को मुश्किल से संभाल पा रहा था। इसलिए मैंने तय किया कि अगले साल से कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाना शुरू करूंगा। 90वें साल तक लियो रुयान ग्रेट चिन की एम्प्रेस बन चुकी थी। वो मेहनत से राज कर रही थी और एम्पायर के चारों दिशाओं को शांत कर चुकी थी। इंपीरियल पैलेस के अंदर उसने एक ब्लैंक स्टोन मॉन्यूमेंट बनवाया। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को वो खुद वहां जाकर सम्मान प्रकट करती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ मैं शहर के पास छोटे पॉन्ड के किनारे बैठकर फिशिंग में दिन बिताता था। उन 10 सालों में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और वाइटैलिटी में 5 पॉइंट्स जोड़ दिए। मेरा शरीर अब टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल एनर्जी जितना कठोर हो चुका था। अब अगर कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर मुझ पर सीधे हमला भी करे तो शायद वो सिर्फ मेरी स्किन को स्क्रैच ही कर पाए। फिर 95वें साल में मुझे गलती से एक जांघू मार्शल आर्टिस्ट से फ्रैगमेंटेड मैप मिला। उस मैप में स्पिरिट रेल्म जाने वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल की लोकेशन मार्क्ड थी। मैंने उसे एक बार देखा और कैजुअली एक किताब में दबाकर टेढ़ी टेबल को सीधा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। स्पिरिट रेल्म जाना,
क्या मजाक था। वहां गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स स्ट्रे डॉग्स जितने आम थे और नासेंट सोल एक्सपर्ट्स सड़कों पर घूमते थे। यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में मैं आराम से शहर के किनारे एक इनविंसिबल एंसेस्टर की तरह रह सकता था, लेकिन स्पिरिट रेल्म में शायद मैं किसी ऐसी चींटी बन जाता जिसे कोई भी उंगली से कुचल दे। फिर मैं वहां जाने की सोचता भी क्यों। मुझे खुद एहसास नहीं था कि अब सिर्फ मेरा फिजिकल बॉडी ही नासेंट सोल कल्टीवेटर को सप्रेस करने के लिए काफी था। 100वें साल तक गंटान टाउन के पुराने लोग धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। मैं शहर का सबसे बूढ़ा इंसान बन चुका था, लेकिन मेरा चेहरा अब भी 20 साल के युवक जैसा दिखता था। लोगों को डराने से बचने के लिए मैंने डिस्गाइज टेक्निक्स इस्तेमाल करके नकली मूंछें लगा ली और खुद को मिडिल एज्ड आदमी की तरह दिखाने लगा। फिर एक दिन लग्जूरियस रोब्स पहने एक खूबसूरत नोबल वुमन शहर में आई। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो लियू रुयान थी। हमारी पिछली मुलाकात को 20 साल गुजर चुके थे और अब समय ने आखिर उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे। वो जानती थी कि मुझे ट्रबल पसंद नहीं, इसलिए उन पूरे 20 सालों में उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब थ्रोन छोड़ने के बाद वो अकेले यहाँ चली आई थी। उसने मुझे शांत नजरों से देखा और धीरे से पूछा, मास्टर, क्या रुयान एक कप टी पी सकती है? मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। अंदर आ जाओ, अभी अभी बनाई है। उसने कभी ये बात नहीं छेड़ी कि मैंने एक बार किंगडम बचाया था, और मैंने भी उस पंच का जिक्र नहीं किया जिसने धरती हिला दी थी। उसकी जगह हम पुराने दोस्तों की तरह साधारण बातें करते रहे, जैसे इस साल की हार्वेस्ट या पड़ोस वाले वैंग फैमिली की कैट। उस पल वो इम्प्रेस नहीं थी जिसने एक युग पर राज किया था, और मैं भी कोई हिडन एक्सपर्ट होने का नाटक नहीं कर रहा था। हम बस दो लोग थे जिनकी राहें इस मॉर्टल वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए मिली थीं। आखिरकार लियू रुयान हमेशा के लिए गंटान टाउन में बस गई। उसने मेरे घर के बगल में एक छोटा कोर्टयार्ड खरीद लिया। हर दिन वो फूल और पौधे उगाती और कभी कभी मेरे साथ चाय पीने आ जाती। उसने कभी मेरी कल्टीवेशन के बारे में नहीं पूछा, और बिना बोले हुई सहमति की तरह मैंने भी पैलेस वाले दिन का जिक्र कभी नहीं किया। टाउन्स पीपल अक्सर कहते थे कि पुराने मेयर के सूखे आयरन ट्री में आखिर फूल खिल ही गया, और अब वो अपनी बाकी जिंदगी किसी के साथ बिताएगा। जब भी मैं ये बातें सुनता बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं जानता था कि एक मॉर्टल की बाकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। 115वें साल तक मेरी स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 20 पॉइंट्स हो गया था। मेरे फिजिकल बॉडी की डेंसिटी अब डरावनी हो चुकी थी। अब तो चलने के लिए भी मुझे अपनी ताकत को ध्यान से कंट्रोल करना पड़ता था। फिर एक दिन भारी बर्फबारी वाली सर्दी आई। उस दिन पड़ोस का कोर्टयार्ड असामान्य रूप से शांत था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि लियू रुयान रॉकिंग चेयर पर लेटी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह चांदी जैसे सफेद हो चुके थे, और उसके शरीर पर मोटा फॉक्स फर लिपटा था, वही फर जो उसने हमारी पहली मुलाकात में पहना था। अब वो भी समय के साथ पुराना पड़ चुका था। उसने शांत आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखों में शर्म और संतोष की हल्की झलक थी, जैसे वो फिर से एक जवान लड़की बन गई हो। मास्टर, मैं 15 साल से आपकी चाय पी रही हूं। अब रुयन को कोई पछतावा नहीं है। कांपते हाथों से उसने अपनी रोब से एक गर्म जेड टोकन निकाला। ये चिन इंपीरियल फैमिली की सबसे बड़ी सीक्रेट मेडिसिन है। उस समय मैंने सिर्फ ग्रेट चिन के लिए किंगडम के गेट्स की रक्षा नहीं की थी। मैंने ये इसलिए भी किया क्योंकि मुझे पता था कि आपको ट्रबल से नफरत है। जब तक ग्रेट चिन मौजूद था, वो अज्ञानी लोग कभी गंटान को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। आज मुझे जाना होगा। इस जिंदगी में मास्टर के साथ अंत तक रह पाना रुयन के लिए इतना ही काफी है। गिरती हुई बर्फ के बीच लेजेंडरी एम्प्रेस शांत मुस्कान के साथ हमेशा के लिए चली गई। मैं बहुत देर तक बर्फ में बिना हिले खड़ा रहा। आखिर में मैंने उसकी ग्रेव के सामने गर्म चाय का एक कप रखा और धीरे से फुसफुसाया, अगले जन्म में इंपीरियल फैमिली में मत जन्म लेना, और किसी इमॉर्टल से मत मिलना। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसे तुम सच में प्यार करो, और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना। यही आखिरी शब्द थे जो मैंने उसकी ग्रेव के सामने छोड़े थे। 120वें साल तक पहुंचते पहुंचते मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब एहसास होने लगा। वो डर नहीं था, बल्कि कुछ और था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया खुद मेरे अस्तित्व को रिजेक्ट करने लगी हो। मेरी ताकत अब बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी। मेरी हर सांस आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती थी, इसलिए अब मुझे पहले से भी ज्यादा सावधानी से अपनी ऑरा दबानी पड़ती थी। दिन रात मैं उसी पुराने टेबल के पास बैठा रहता, जिसके नीचे डिमेंशनल स्पिरिट मैप फंसा हुआ था, और मेरा मन कहीं और भटकता रहता। फिर एक दिन अचानक आसमान फट गया, सचमुच फट गया। कियांटान टाउन के ऊपर का पूरा आकाश टूटे हुए शीशे की तरह क्रैक हो गया, और उसके बीच एक विशाल काला वॉर्टेक्स बन गया। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया का रिजेक्शन और भी मजबूत होता जा रहा है। ये लो लेवल रेल्म अब मेरे जैसे प्लेयर को संभाल नहीं सकता था। आसमान से एक चमकदार लाइट नीचे उतरी।
वो फोर्स्ड एसेंशन की रोशनी थी। चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, ये दुनिया अब मुझे पूरी तरह बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी थी। मैंने लंबी सांस छोड़ी। लगता है आखिर वो समय आ ही गया था जब मुझे ये जगह छोड़कर कहीं और जाकर सरवाइव करना होगा। मैंने आखिरी बार कियांटान टाउन की तरफ देखा। उस छोटे से शहर में मेरी एक 120 साल की यादें दबी हुई थीं। फिर मैं वापस घर के अंदर गया और टेबल के नीचे सपोर्ट की तरफ फंसे हुए फटे स्पिरिट रेल मैप को बाहर निकाला। उसके बाद मैंने वो जेड पेंडेंट उठाया जो लियू रुयान छोड़ गई थी। फिर अपना छोटा ट्रैवल बंडल कंधे पर डाल लिया। आसमान की तरफ देखते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, इतनी जल्दी मत मचाओ, मैं खुद ही जा रहा हूं। फिर मैंने सीधे हवा में कदम रखा। डार्जलिंग एसेंशन लाइट का पीछा करते हुए मैं खुद उस विशाल क्रैक की तरफ बढ़ गया। जिस पल मैंने इस दुनिया को छोड़ा, उसी पल मैंने पीछे मुड़कर कियांटान टाउन की दिशा में हल्के से एक उंगली फ्लिक की। अगले ही पल पूरे शहर को गर्म गोल्डन लाइट ने घेर लिया। वो 5 पॉइंट्स डेस्टिनी से सील्ड कारमा था। इस जगह को 100 साल की शांति और समृद्धि मिले। इसे मेरा आखिरी योगदान समझ लेना। एक फ्लैश के साथ मेरी फिगर पूरी तरह गायब हो गई। कियांटान टाउन में टाउन्स पीपल घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए कौटाव करने लगे। और उसी रात शहर के एंट्रेंस पर बने स्टोन मॉन्यूमेंट पर अपने आप कुछ शब्द उभर आए। इस जगह की अपनी सीमाएं हैं। इसका नाम वुजुई है। मेरे आसपास का सीनरी लगातार बदलता रहा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यही स्पिरिट रेल्म था, इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की होली लैंड, और साथ ही सबसे क्रूल अरीना जहां सिर्फ ताकतवर लोग ही सरवाइव कर सकते थे। मैं एक विशाल असेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जिसके आसपास अलग अलग रंगों की रोब्स पहने कल्टीवेटर्स मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, सब कंफ्यूजन में जम गए। क्या ये तो इंटरवर्ल्ड असेंशन प्लेटफॉर्म है? उनमें से एक बड़बड़ाया। लेकिन ये आदमी इतना ऑर्डिनरी क्यों लग रहा है? इसके अंदर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन का नाम तक नहीं है। मैंने तुरंत नर्वस होने का नाटक किया। हल्का सा गर्दन सिकोड़ते हुए धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या आप मुझे रेड ऑयल सेक्ट का रास्ता बता सकते हैं? मेरी बात सुनते ही आसपास के कल्टीवेटर्स एक दूसरे को देखने लगे और फिर जोरदार हंसी में फूट पड़े। रेड ऑयल सेक्ट वो तो नॉर्दर्न टेरिटरी के यिन माउंटेन्स में छिपा हुआ महान डेमोनिक सेक्ट है। तुम जैसे मॉर्टल ने अभी तक की कॉन्डेंसेशन भी नहीं किया। क्या सुइसाइड करना चाहते हो? दूसरा आदमी तिरस्कार से बोला, लगता है लोअर वर्ल्ड में तुमने रेड ऑयल सेक्ट के किसी एमिसेरी को ऑफेंड कर दिया होगा और वो तुम्हें जबरदस्ती यहां खींच लाए। बेचारा। मैंने उनकी मॉकिंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अपने छोटे बंडल से मैंने मॉर्टल वर्ल्ड का एक गोल्ड नगेट निकाला और सबसे जोर से हंस रहे फैट कल्टीवेटर की तरफ बढ़ा दिया। बिग ब्रदर, कम से कम डायरेक्शन तो बता दीजिए। फैट कल्टीवेटर ने गोल्ड को घिन से देखा, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिशा की तरफ इशारा किया। 3 लाख एलाई उस तरफ, जहां सबसे ज्यादा येन एनर्जी और सबसे काले बादल दिखें, वहीं जाना। लेकिन ऑनेस्टली मत जाओ। रेड ऑयल सेक्ट लिविंग सोल्स रिफाइन करने के लिए मशहूर है। तुम्हारी इतनी पतली स्किन और टेंडर फ्लैश देखकर लगता है कंप्लीट कॉर्प्स भी नहीं बचेगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और विनम्रता से फिस्ट्स कप किए। वार्निंग के लिए धन्यवाद ब्रदर, मैं सलाह मानने वाला इंसान हूं। अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। फिर मैं उत्तर दिशा की तरफ मुड़ा और हल्का सा अपने घुटने मोड़े। अगले ही सेकंड 1000 ईयर आइस स्टोन से बना वो एसेंशन प्लेटफॉर्म, जिसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, मेरे पैरों के नीचे भयानक विस्फोट के साथ टूट गया। टेरिफाइंग रिकॉइल फोर्स ने 18th लेवल हरिकेन जैसी वायलेंट स्टॉर्म पैदा कर दी। जब तक सब लोग उड़ने के बाद खुद को संभाल पाए, मैं पूरी तरह गायब हो चुका था। पीछे सिर्फ 100 मीटर गहरा क्रेटर बचा था और आसमान में मेरी रॉ फिजिकल बॉडी से फटी हुई एक लंबी ट्रेल। पूरे इलाके में डेड साइलेंस छा गया। फैट कल्टीवेटर कांपते हाथ में गोल्ड नगेट पकड़े निगलते हुए बोला, वह वो आखिर किस तरह का फ्लैश एंड ब्लड मॉन्स्टर था? स्पिरिट रेल्म के साधारण कल्टीवेटर्स को फ्लाइंग सोर्ड से 3 लाख हेलाई तय करने में कई दिन लगते। मुझे सिर्फ कुछ जंप्स लगे। आधे घंटे बाद नॉर्दर्न टेरिटरी के यिन हिडन माउंटेन्स के अंदर, जहां काउंटलेस सालों से ब्लैक मिस्ट और गोस्टली यिन एनर्जी फैली हुई थी, रेड ऑयल सेक्ट का मेन हॉल गुस्से से भरा हुआ था। करंट सेक्ट मास्टर बूढ़ा शैडो ब्लड मंक गुस्से में हाथ पटकते हुए दहाड़ा, निकम्मो, तुम सब निकम्मे हो। 80 साल हो गए, अभी तक उस लोअर वर्ल्ड वाले डैम टाउन चीफ को नहीं ढूंढ पाए। कई साल पहले उसी आदमी ने एक फिंगर स्ट्राइक में 9th एल्डर की लाइफ आर्टिफैक्ट और बॉडी दोनों डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिससे रेड ऑयल सेक्ट की लोअर वर्ल्ड फाउंडेशन पूरी तरह खत्म हो गई थी। अगर इस वेंजेंस का बदला नहीं लिया गया, बूढ़ा मंक गुर्राया, तो हमारी सेक्ट की ऑनर कहां बचेगी? नीचे घुटनों पर बैठे एल्डर्स डर से कांप रहे थे। आखिर ग्रेट एल्डर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सेक्ट मास्टर, उस आदमी ने लोअर वर्ल्ड को बहुत हेविली सप्रेस कर रखा था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से ऊपर भेजे गए डिसाइपल्स हेवनली लाइटनिंग से मारे गए। हम उसका ट्रेस ही नहीं कर पाए। शैडो ब्लड मंक का चेहरा और काला पड़ता गया। उसका गुस्सा फटने ही वाला था, लेकिन तभी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स से भरी डार्जलिंग सियान लाइट
आसमान से सीधे मेन हॉल के सामने व्हाइट जेड प्लाजा पर आ गिरी। पूरा यिन हिडन माउंटेन रेंज भयंकर तरीके से कांप उठा। शॉकवेव से काउंटलेस पैलेसेस और पेविलियंस ढह गए और हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। मरने और घायल होने वालों की गिनती तक नहीं थी। हॉरर से भरा सेक्ट मास्टर शूमिंग तुरंत सारे एल्डर्स को लेकर बाहर भागा। प्लाजा के बीचों बीच एक विशाल क्रेटर बन चुका था। डस्ट क्लाउड के अंदर एक युवा आदमी खड़ा था जिसने पुरानी स्ट्रॉ हैट और काउंटलेस सालों से धुलते धुलते फीकी पड़ चुकी रोब पहन रखी थी। मैंने शांत भाव से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। शूमिंग का चेहरा शौक से जम गया। मेरे शरीर से स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस का नाम तक नहीं था। कोई मॉर्टल ऐसा कैसे कर सकता था? आखिर मैं था कौन और रेड ऑयल सेक्ट के गेट तक क्यों आया था? मैंने धीरे से अपनी स्ट्रॉ हैट ठीक की, सिर उठाया और भीड़ पर नजर डाली। मैं गंटान का टाउन चीफ हूं। मेरे ये शब्द निकलते ही पूरा इलाका खामोश हो गया। जूमिंग की आंखें तुरंत फैल गईं। तो तुम वही लोअर वर्ल्ड वाला बॉडी कल्टीवेटिंग बार्बेरियन हो? मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। सुना है तुम लोग मुझे 80 साल से ढूंढ रहे थे। फिर मैंने हल्की सांस छोड़ी। मैं ऐसा इंसान हूं जिसे सबसे ज्यादा नफरत ट्रबल से है और मुझे यह भी पसंद नहीं कि लोग लगातार मेरे बारे में सोचते रहें। इसलिए एसेंशन के पहले ही दिन मैंने सोचा कि यहां आकर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। शूमिंग गुस्से में हंसा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट जलने लगी। हेवन का रास्ता खुला था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। खुद चलकर नरक के गेट्स में आ गए। लोअर वर्ल्ड में मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन यहां स्पिरिट रेल्म में मैं इनकारनेशन स्टेज का ग्रैंड मास्टर हूं। फिर उसने पीछे खड़े एल्डर्स की तरफ दहाड़ते हुए कहा, एल्डर्स, मेरा आदेश सुनो। ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ 10,000 सोल डिवोरिंग स्पेक्टर्स एक्टिवेट करो। इसकी नसें उखाड़ दो, इसकी हड्डियां कुचल दो, इसकी सोल को लैम्प फ्यूल बना दो। उसकी आवाज पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि दर्जनों कोर फॉर्मेशन एल्डर्स ने एक साथ इनकैंटेशंस चांट करना शुरू कर दिया। एंडलेस ब्लैक मिस्ट अरबों रेजर शार्प ब्लेड्स में बदल गई और सीधे मेरी तरफ टूट पड़ी। वो हमला बिल्कुल ऐसे बढ़ रहा था जैसे अंधेरा खुद आसमान और सूरज को निगल रहा हो। मेरे सामने इनकारनेशन रियल्म ग्रैंड मास्टर और पूरे डिमोनिक सेक्ट की कंबाइंड फुल पावर अटैक थी, लेकिन मैंने डॉज करने की कोशिश तक नहीं की। मैंने बस गहरी सांस ली, धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स, फॉर्चून 11 पॉइंट्स, एक्टिवेटिंग वॉइड डेटोनेशन। फिर मैंने एक पंच मारा। उसमें कोई स्पिरिचुअल ग्लो नहीं था, कोई लॉ ऑफ फ्लक्चुएशन नहीं, कोई मिस्टिकल फिनोमेनॉन नहीं, सिर्फ शुद्ध फिजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर। मेरे मुक्के की अनइमेजिनेबल फोर्स ने हवा को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक कंप्रेस कर दिया और फिर वो हिंसक तरीके से एक्सप्लोड हुई। एक कान फाड़ देने वाला ब्लास्ट गूंजा और सफेद शॉकवेव पंखे की तरफ फैलती हुई आगे बढ़ी, रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाती हुई। ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ 10,000 सोल डिवोरिंग स्पेक्टर्स उसी पल टूट गई। एंडलेस ब्लैक ब्लेड्स अस्तित्व से गायब हो गए और वो कोर फॉर्मेशन एल्डर्स चीखने तक का समय नहीं पा सके। मेरे पंच से निकले फ्यूरियस हरिकेन ने उनके शरीरों को ब्लड मिस्ट में बदल दिया। शॉकवेव बिना रुके आगे बढ़ती रही और सीधे सेक्ट मास्टर चूमिंग की तरफ जा टकराई। उस एक पंच के बाद हवा तक रुक गई। रेड ऑयल सेक्ट की मेन पीक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक विशाल कैनियन बचा था जो सैकड़ों एली दूर तक फैला हुआ था, बॉटमलेस और खामोश। मैंने शांत भाव से मुड़कर उसी रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया जिस रास्ते आया था। स्पिरिट रेल्म में असेंशन लेने से लेकर रेड ऑयल सेक्ट को खत्म करने तक सिर्फ 1 घंटा बीता था। उस पर लोअर वर्ल्ड से जुड़ी सारी कार्मिक कनेक्शंस आखिरकार टूट चुकी थीं। अब कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। मैंने अपनी ठोड़ी सहलाते हुए आगे की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस है, यहाँ हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक का इफेक्ट कम से कम डबल होना चाहिए। फिर मैंने स्ट्रॉ हैट के नीचे हल्की मुस्कान दी। सबसे पहले किसी माउंटेन्स और रिवर्स के बीच छिपे छोटे मॉर्टल टाउन को ढूंढूंगा, फिर 10,000 साल और छिपकर रहूंगा। जब हर एट्रीब्यूट 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, मैंने स्ट्रॉ हैट और नीचे खींची और धीरे से खुद पर हंस पड़ा। तब शायद मैं सच में पूरी तरह इनविंसिबल बन जाऊंगा, है ना? असेंशन प्लेटफॉर्म पर हुई डिस्टर्बेंस सिर्फ आधे दिन में आसपास के 17 शहरों तक फैल गई। 3 दिन बाद रेड ऑयल सेक्ट के अनाइलेशन की खबर पूरे नॉर्दर्न रीजन में प्लेग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने भी उन दोनों घटनाओं को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि लोअर वर्ल्ड से अभी अभी असेंशन लेने वाला कोई मॉर्टल 1 घंटे से कम समय में 3,000 साल पुराने डिमोनिक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यह बात मुझे बेहद पसंद आई। जितना कम अटेंशन लोग मुझ पर दें उतना बेहतर। कंगन माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद मैंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। ये अब स्पिरिट रेल्म था, लोअर वर्ल्ड नहीं। वहां मैं जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन यहां मैंने फैसला किया कि और भी लो प्रोफाइल रहूंगा। मैं दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ा और जानबूझकर सिर्फ मॉर्टल रीजन से होकर यात्रा की।
7 दिन बाद मैं विंड ब्रिज टाउन नाम की एक छोटी जगह पर रुका। वो टाउन पहाड़ों के सहारे नदी के किनारे बसा था, बड़े सेक्ट्स से बहुत दूर और वेस्टर्न टेरिटरी के करीब। ज्यादातर लोग हंटर्स, हर्ब गैदरर्स या ट्रैवलिंग मर्चेंट्स थे। सबसे जरूरी बात, टाउन छोटा था, और छोटे टाउन्स का मतलब होता है कम ट्रबल। मैंने 2 टेल सिल्वर देकर एक पुराना कोर्टयार्ड हाउस खरीद लिया। फिर ल्यू रुयान का छोड़ा हुआ जेड पेंडेंट अपने बेड के पास टांग दिया और इनकम्प्लीट स्पिरिट रेल मैप को फिर से टेढ़े टेबल लेग को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल करने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चीज हर जगह टेबल सपोर्ट के लिए परफेक्ट निकलती थी। स्पिरिट रेल में असेंशन के बाद पहले साल मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाना बंद कर दिया और उसकी जगह माना में एक पॉइंट डाल दिया। उसी पल ग्रेट हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक, जो इतने सालों से धीरे धीरे सर्कुलेट हो रही थी, अचानक इग्नाइट होती हुई महसूस हुई। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी लोअर वर्ल्ड से कहीं ज्यादा डेंस थी, और पहली बार मुझे अपने अंदर कुछ नया जन्म लेता हुआ महसूस हुआ। एक थ्रेड, स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक थ्रेड जो सच में मेरा था। वो बेहद कमजोर था, इतना कमजोर कि शायद कोई की रिफाइनिंग कल्टीवेटर उसे नोटिस भी ना करे। लेकिन मेरे लिए उसका मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अब सिर्फ एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्टैक करने वाला टाउन चीफ नहीं रहा। अब मैं ऐसा टाउन चीफ बन चुका था जो मार्शल पावर और मैजिकल आर्ट्स दोनों कल्टीवेट करता था। दूसरे साल मैंने माना में एक और पॉइंट डाला। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी से नरिश्ड होकर ग्रेट हाइबरनेटिंग टर्टल टेक्निक फिर इवॉल्व हुई। अब वो सिर्फ हाइबरनेशन टेक्निक नहीं रही थी, वो एक बिल्कुल नई डिवाइन आर्ट बन चुकी थी। मैंने उसका नाम रखा शोंग वू लॉन्जेविटी एसेंस। नाम थोड़ा जरूरत से ज्यादा इंपोजिंग था, लेकिन ऑनेस्टली उसका इफेक्ट भी वैसा ही था। वो सिर्फ लाइफ स्पैन को एफिशिएंटली कल्टीवेशन में कन्वर्ट नहीं करती थी, बल्कि मेरी विटैलिटी, माना और स्पिरिट को इतना कंप्रेस कर देती थी कि उन्हें डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। आसान शब्दों में कहूं तो अब मैं छिपने में पहले से भी बेहतर हो गया था। तीसरे साल मैंने अपनी डिवाइन सेंस बाहर फैलाने की कोशिश की। जैसे ही वो फैली, पूरा फंग्याओ टाउन मेरी माइंड में हथेली की तरह साफ दिखाई देने लगा। मैंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाली टोफू बेचने वाली विडो को ब्लैक स्मिथ को सीक्रेटली सॉल्टेड वेजिटेबल्स देते देखा। मैंने वेस्ट स्ट्रीट वाले गैम्बलिंग एडिक्ट को अपनी पत्नी द्वारा जमीन में छिपाए पैसे निकालते देखा। मैंने टाउन ऑफिस के पीछे बैठे ओल्ड मेयर को लेजर पकड़कर आहें भरते हुए भी देखा। मैंने तुरंत डिवाइन सेंस वापस खींच ली। जरूरत से ज्यादा जानना भी ट्रबल की एक फॉर्म होती है, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रबल सिर्फ इसीलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। आधे महीने बाद फांग्याओ टाउन के पास एक थर्ड ऑर्डर डिमोनिक वुल्फ दिखाई दिया। ओल्ड मेयर 10 से ज्यादा गार्ड्स लेकर सिटी गेट तक गया, लेकिन सबके पैर डर से कांप रहे थे। शुरुआत में मैं भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। मेरा इंटरफियर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में से उस डिमोनिक वुल्फ ने मेरी कोर्टयार्ड वॉल ही चुन ली। टाउन के सारे लोग डर से जम गए, जबकि ओल्ड मेयर सीधे मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसे उठाया और गंभीरता से समझाया कि मैं बस एक पासिंग ट्रैवलर हूं। लेकिन अगले ही सुबह विलेजर्स खुद एक जायंट प्लाक चमकी उठाकर मेरे घर ले आए और एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। प्लाक पर 5 बड़े गोल्डन कैरेक्टर्स लिखे थे, वी बेग यू टू बिकम आवर मेयर। मैं दरवाजे पर खड़ा उन पेनफुली फेमिलियर वर्ड्स को चुपचाप घूरता रह गया। मैं स्पिरिट रेल्म में स्पेसिफिकली छिपने के लिए आया था, लेकिन काउंटलेस डिटूर्स के बाद भी समहाउ फिर मेयर बन गया। मैंने 3 बार मना किया, लेकिन विलेजर्स पूरे 3 दिन तक मेरे घर के बाहर घुटनों पर बैठे रहे। आखिर में मैंने हेल्पलेस साइड छोड़ी और पोजीशन एक्सेप्ट कर ली। आखिर टाउन मैनेज करने का एक्सपीरियंस तो मुझे पहले से था, और इस तरह स्पिरिट रेल्म में मेरी पहली ऑफिशियल आइडेंटिटी बनी फांग्याओ टाउन का नया मेयर। ये खबर जल्दी ही आसपास की सेटलमेंट्स तक फैल गई और सब शॉक में पड़ गए। आखिर किसी ने भी एक मॉर्टल को थर्ड ऑर्डर डिमोनिक वुल्फ को एक फिंगर स्ट्राइक में मारते नहीं देखा था। ज्यादा समय नहीं बीता कि फांग्याओ टाउन फेमस होने लगा, और फेम नेचुरली अपने साथ नए प्रॉब्लम्स लेकर आई। अजीब लोग एक एक करके टाउन में आने लगे। एक फटा पुराना यंग सोर्ड्समैन जो ओवरसाइज्ड ब्लेड लेकर घूमता था, एक यंग गर्ल जिसे एनिमीज चेस कर रहे थे और जो ब्लड सोक्ड वेंडेटा उठाए हुए थी, एक ब्लैक क्लोथ यूथ जिसके मेरिडियंस टूट चुके थे और जो लगातार बड़बड़ाता रहता, 30 साल बाद मैं रिवेंज लेने लौटूंगा। उनकी शक्ल देखते ही मेरी आईलिड्स जोर से ट्विच करने लगीं। बिना एक पल गंवाए मैंने तुरंत अपने डोर के बाहर नया साइन टांग दिया। उस साइन पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, दिस टाउन डज नॉट एक्सेप्ट डिसाइपल्स, फॉर्म ब्रदरहुड अलायंसेस, कैंसल एंगेजमेंट्स और स्लैप पीपल इन द फेस। क्राउड उस साइन को कंफ्यूजन में घूरता रह गया। सिर्फ मैं ही समझता था कि ये रूल्स कितने जरूरी हैं। दुर्भाग्य से प्रोटैगनिस्ट डेस्टिनी वाले लोगों पर रूल्स का ज्यादा असर नहीं होता। स्पिरिट रेल्म में 5वें साल एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला फंग्याओ टाउन पहुंची। जिस पल वो टाउन में दाखिल हुई, आसमान से बर्फ गिरने लगी
और रास्ते में मौजूद हर इंसान उसे घूरने के लिए रुक गया। वो बेहद खूबसूरत थी और उतनी ही ठंडी। उसके पीछे गार्ड्स और प्रोटेक्टर्स का एक अजीब ग्रुप चल रहा था, जिनकी ऑरा बेहद टेरिफाइंग थी। स्वांगचाओ पैलेस की सेंटेस शू चिंगरन। जैसे ही मैंने कोर्टयार्ड में बैठकर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हुए ये नाम सुना, मेरी ब्रश की नोक अचानक रुक गई। थोड़ी देर बाद कोर्टयार्ड डोर पर हल्की दस्तक हुई। बाहर से एक आवाज आई जो एक साथ फेमिलियर भी थी और डिस्टेंट भी। मास्टर, क्या चिंगरान एक कप टी मांग सकती है? मैं काफी देर तक बिना हिले बैठा रहा, फिर आखिरकार उठकर दरवाजा खोला। शू चिंगरान बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी मुझे याद थी। उसका चेहरा ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। मैंने आपको 100 साल से ज्यादा ढूंढा। मैंने शांत नजरों से उसे देखा, फिर उसके पीछे खड़े प्रोटेक्टर्स की तरफ नजर घुमाई। अगर मुझसे मिलने आई थी तो इतने लोग साथ क्यों लाई? शू चिंगरान ने हल्का सा नजरें झुकाई और धीमी आवाज में बोली, मैंने इन्हें नहीं चुना, ये लोग खुद पीछे आने पर अड़े हुए हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ट्रबल फिर से आ चुका था। मैंने उसे कोर्टयार्ड के अंदर बुला लिया, लेकिन जैसे ही उसके प्रोटेक्टर्स अंदर आने की कोशिश करने लगे, मैंने बस उन्हें एक बार देखा। भारी आवाज के साथ कोर्टयार्ड गेट अपने आप बंद हो गया। उनके चेहरे तुरंत बदल गए, क्योंकि उन्हें एक डरावनी बात समझ आ चुकी थी। अब उनमें से किसी में भी वो दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं बची थी। कोर्टयार्ड के अंदर शू चिंगरान स्टोन टेबल के पास चुपचाप बैठ गई और मुझे खामोशी से टी बनाते देखती रही। उसने नहीं पूछा कि मैंने इतने साल कैसे बिताए, और मैंने भी नहीं पूछा कि वो मॉर्टल वर्ल्ड से स्पिरिट रेल्म तक कैसे पहुंची। हम दोनों जानते थे कि वो 100 साल आसान नहीं रहे होंगे। टी तैयार होने के बाद शू चिंगरान ने धीरे से कप उठाया और हल्की आवाज में बोली, मास्टर अब भी पहले जैसे ही हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, मैं बदल गया हूं। पहले मुझे सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड के ट्रबल से डर लगता था, अब स्पिरिट रेल्म के ट्रबल से भी डर लगने लगा है। शू चिंगरान खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से हंस दी। एक पल के लिए उसकी मुस्कान बिल्कुल उस 10 साल की लड़की जैसी लगी जो कभी मेरी स्लीव पकड़कर रोती थी। लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई और उसकी जगह थकान ने ले ली। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर, मैं आपकी मदद मांगने आई हूं। फिर उसने सारी बात समझाई। छोटा शियोगु क्लैन डिजास्टर का सामना कर रहा था। जिसने उसे कल्टीवेशन में लाया था, वो मास्टर 30 साल पहले निर्वाणा पहुंच चुका था और अब नया क्लैन लीडर सेंट्रल रीजन के हेवनली फेट कोर्ट के साथ मिल चुका था। वो लोग उसकी डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल एंशिएंट अर्थली टॉम्ब खोलने के लिए करना चाहते थे। अगर उसने मना किया तो शियोयू क्लैन का हर सदस्य मर जाएगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर भारी सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे पता था जिस दिन तुम जैसे प्रोटोगोनिस्ट डेस्टिनी वाले इंसान से जुड़ोगे, उस दिन से कुछ अच्छा नहीं होगा। शू चिंगरान ने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे से पूछा, मास्टर, क्या आपको कभी पछतावा हुआ कि आपने मेरे लिए वो डोर खोला था? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन उसके होंठों के किनारे हल्के से उठ गए। वो समझ गई थी कि उन शब्दों का असली मतलब क्या था। सच तो ये था, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं था। तभी कोर्टयार्ड के बाहर से अचानक ठंडी आवाज गूंजी, यंग लेडी, क्लैन लीडर आपको तुरंत वापस बुलाते हैं। अगर आप इस अननोन मॉर्टल के साथ जुड़ी रहीं, तो हमारी निर्दयता के लिए हमें दोष मत दीजिए। मैंने कोर्टयार्ड गेट की तरफ देखा और आह भरी। टी अभी खत्म भी नहीं हुई और इन्हें जल्दी मच गई। इन लोगों को सच में कभी रुकना नहीं आता। मैंने शांत भाव से अपना कप नीचे रखा। जैसा सोचा था, जहां वो जाएगी ट्रबल ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और सच में तीसरे दिन दोपहर को पवेलियन ऑफ फेट के लोग आ गए। उनका लीडर काले कपड़ों में मिडिल एज्ड आदमी था, जिसका नाम वूफे था। स्वांग क्लैन के रेकलेस एल्डर्स के विपरीत उसने आते ही अटैक नहीं किया। वो साफ तौर पर ज्यादा कॉशियस था। टाउन से 3 एली दूर खड़े होकर उसने सम्मान से फिस्ट्स कप किए और आवाज लगाई, मैं पवेलियन ऑफ फेट का स्ट्यूअर्ड वूफे हूं। पवेलियन मास्टर के आदेश से फेलो कल्टीवेटर वूचोंग को डिस्कशन के लिए इनवाइट करने आया हूं। मैंने आलस भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे डिस्कशंस पसंद नहीं। वूफे ने हल्का सा आंखें सिकोड़कर कहा, फेलो कल्टीवेटर, क्या आपको पता है कि शू चिंगरान एंशिएंट मिस्टीरियस रेल्म खोलने वाली डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट की कैरियर है? मैंने शांत स्वर में कहा, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा नहीं। वूफाई का चेहरा काला पड़ गया। तो फेलो कल्टीवेटर पेविलियन ऑफ फेट का एनिमी बनने का इरादा रखता है? मैंने हल्की सांस छोड़ी। शुरुआत में ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन जब तुम खुद मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऐसी बातें कहने लगे, तो अब शायद हाँ। टाउन के बाहर खामोशी छा गई। साफ था कि वूफे ने इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं की थी। काफी देर बाद वो अचानक ठंडी हंसी हंसा। एरोगेंट, मेरा पेविलियन ऑफ फेट 70,000 सालों से सेंट्रल रीजन में खड़ा है। हमारे पास हार्मोनाइजेशन और ग्रेट परफेक्शन के दर्जनों एक्सपर्ट्स हैं। तुम्हारे पास थोड़ी टैलेंट हो सकती है, लेकिन क्या तुम सच में फेट का विरोध कर सकते हो? उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से आसमान की तरफ देखा।
बहुत समय पहले मर्टल वर्ल्ड में भी किसी ने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। फिर मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। बाद में वो सब मर गए। वो फेई के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल उसकी स्लीव से 3 ब्रॉन्ज एंड बोन डेस्टिनी एरोज निकले और फैलकर एक विशाल फॉर्मेशन डायग्राम में बदल गए, जिसने पूरे टाउन को ढक लिया। हेवनली मैकेनिज्म्स फॉर्मेशन में घूमने लगे और काउंटलेस डेस्टिनी थ्रेड्स आपस में इंटरट्वाइन हो गए। ये पवेलियन ऑफ फेट की एग्जीक्यूशन आर्ट थी, एक डरावनी टेक्निक जो डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट्स छीनकर लोगों की जिंदगी रीराइट कर सकती थी। विंड ब्रिज टाउन का आसमान तुरंत अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि शू चिंगरान का चेहरा भी बदल गया, क्योंकि उसकी सोल जबरदस्ती बाहर खींची जा रही थी। वो मेरे पास खड़ी होकर नर्वस आवाज में बोली, मास्टर सावधान रहिए, ये असली डेस्टिनी आर्ट है। मैंने शांत भाव से सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और हवा में तैरते डेस्टिनी थ्रेड में से एक को सीधे पकड़ लिया। वूफे की प्यूपिल्स डर से सिकुड़ गईं। वो थ्रेड्स इंटेंजिबल और इनविजिबल होने चाहिए थे, ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ थॉट से गाइड किया जा सकता था, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे खींच लिया जैसे कोई साधारण रस्सी हो। मैंने क्यूरियोसिटी से उसे 2 बार देखा और बड़बड़ाया, तो ये है फेट। फिर मैंने हल्के से हाथ दबाया। क्रैक! पूरा फॉर्मेशन डायग्राम उसी पल टूट गया। वूफे का शरीर बिजली लगने की तरह कांप उठा और उसने खून की बड़ी मात्रा उगल दी। इम्पॉसिबल! तुम फेट के थ्रेड्स को छू कैसे सकते हो? मैंने कैजुअली अपनी उंगलियां झटकी। पूरी चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो फॉर्चून और डेस्टिनी आर्ट्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं। आज कुछ नया सीख लिया। मेरी बात सुनते ही वूफे के दिल में ठंड उतर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि मैंने उसकी टेक्निक ब्रूट फोर्स से नहीं तोड़ी थी। मैं उसे रियल टाइम में सीख रहा था। कोई इंसान जिसने पहली बार डेस्टिनी आर्ट्स देखी हो, वो सिर्फ एक नजर में बेयर हैंड से डेस्टिनी थ्रेड निकाल ले। ये मॉन्स्ट्रस भी नहीं था, ये पूरी तरह एब्सर्ड था। वूफे एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो तुरंत मुड़ा और टेलीपोर्टेशन टेक्निक एक्टिवेट करके भागने लगा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बस एक फिंगर फ्लिक की थी। इनविजिबल फोर्स की वेव ने 3 एली का आसमान पल भर में पार कर लिया और उड़ते हुए वूफे का पूरा शरीर, उसका प्राइमोर्डियल सोल और प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट सब ब्लड मिस्ट में एक्सप्लोड होकर गायब हो गए। उस दिन के बाद विंड ब्रिज टाउन असामान्य रूप से शांत हो गया। अब कोई वहां आने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि माइग्रेटिंग बर्ड्स भी उस इलाके के ऊपर से उड़ने से बचने लगे। आखिरकार मुझे वो पीस एंड क्वाइट मिल गई जिसकी मैं लंबे समय से तलाश कर रहा था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये शांति हमेशा नहीं टिकेगी, क्योंकि मरने से पहले वो 5 खबर सेंट्रल रीजन तक भेज चुका था। और सच में 2 हफ्ते बाद पवेलियन ऑफ फेट के 3 महान डिविनेशन मास्टर्स ने एक साथ हेवनली कैलकुलेशंस खोली ताकि मेरे ओरिजिन, मेरी डेस्टिनी और शू चिंगरान से जुड़े कार्मिक कनेक्शन की जांच कर सकें। रिजल्ट डिजास्टर्स था। पहला ग्रैंड मास्टर तुरंत कंप्लीट एम्प्टीनेस से टकराया और उसकी 7 ऑरिफिसेस से खून बहने लगा। दूसरा ग्रैंड मास्टर आउटसाइड द वर्ल्ड शब्द बोलने से पहले ही शैटर्ड बोन्स में एक्सप्लोड हो गया। तीसरे की हालत सबसे बुरी हुई। उसने डिविनेशन को जबरदस्ती लिमिट तक पुश किया और आखिरकार उसे एक स्टोन मॉन्यूमेंट दिखाई दिया। उस मॉन्यूमेंट पर 5 शब्द लिखे थे, हियर ड्वेल इमॉर्टल्स, नो डिविनेशन अलाउड। उसके बाद वो पूरी तरह पागल हो गया। पवेलियन ऑफ फेट में तुरंत केओस फैल गया। आखिरकार पवेलियन मास्टर ने खुद ऑर्डर जारी किया, उस एग्जिस्टेंस को डिवाइन, इंटरप्ट, प्रोवोक या एग्जॉस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी आदेश तोड़ेगा उसे पवेलियन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये फैसला सुनकर मैंने आखिर राहत की सांस ली। कम से कम उनमें से किसी एक का दिमाग तो काम करता है। शू चिंगरान चुपचाप मेरे सामने बैठी थी और मुझे धीरे धीरे टी पॉट में पानी भरते देख रही थी। कोर्टयार्ड के बाहर डूबता सूरज आसमान को लाल बना रहा था। फिर उसने हल्की आवाज में आखिर पूछा, मास्टर। उसने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, अब आपका क्या प्लान है? मैंने शांत भाव से टी पॉट में और चाय डाली, फिर जवाब दिया, फिलहाल तो यहीं रहूंगा, कुछ और साल एट्रीब्यूट पॉइंट्स जमा करूंगा। जब इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कोई मुझे छू भी ना सके, तब शायद जिंदगी काफी शांत हो जाएगी। फिर उसने हल्का सा नजरें झुकाईं और भी धीमी आवाज में पूछा, और मेरा क्या? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर चाहो तो तुम भी यहीं रह सकती हो, लेकिन पहले ही बता देता हूं, मैं डिसाइपल्स नहीं लेता। फिर थोड़ी देर रुककर मैंने जोड़ा, और सेंटेंस भी नहीं। शू चिंगरान कुछ पल ब्लिंक करती रही। तो आखिर आप लेते क्या हैं? मैंने काफी गंभीरता से सोचा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, जो लोग फ्री में खाना खाते हैं उन्हें रखना इम्पॉसिबल नहीं है। शू चिंगरान कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर अचानक धीरे से हंस पड़ी। स्पिरिट रेल्म बॉर्डरलैंड्स में आने के बाद वो पहली बार इतनी बेफिक्र होकर हंसी थी। ज्यादा समय नहीं बीता कि फेंगचाओ टाउन में नई अफवाह फैल गई। सुना तुमने? टाउन चीफ के साथ रहने वाली सफेद कपड़ों वाली महिला की बैकग्राउंड बहुत टेरिफाइंग है, लेकिन उसके सामने वो बिल्कुल शांत छोटी पत्नी की तरह बिहेव करती है। जिस समय मैंने ये रूमर टी पीते हुए सुना, लगभग मेरे मुंह से चाय बाहर निकल गई। शुरुआत में मैंने सोचा कि ठीक से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आलस आ गया। मॉर्टल लोगों की जुबान वैसे भी कभी नहीं रुकती।
उन्हें ये सोचने देना कि मैं किसी लेट रोमांटिक ब्लूम से गुजर रहा हूं, ऑनेस्टली उससे कम ट्रबलसम था कि वो मुझे एंशिएंट बॉडी कल्टिवेटिंग मॉन्स्टर समझें। कम से कम वो कम डरावना लगता था। स्पिरिट रेल्म बॉर्डरलैंड्स में मेरे 10वें साल तक मेरी स्ट्रेंथ 55 पॉइंट्स, एंड्योरेंस 25 पॉइंट्स और माना 5 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। मेरी डिवाइन सेंस अब 10,000 ली तक फैल सकती थी और मेरा फिजिकल बॉडी ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जिसे ऑनेस्टली मैं खुद भी डिफाइन नहीं कर सकता था। एक रात कोर्टयार्ड में पंचेस ट्रेन करते समय मैंने कैजुअली आसमान की तरफ एक स्ट्राइक मारी। रिजल्ट, 10,000 ली दूर गुजर रहा एस्टेरॉयड मेरे डिस्टेंट पंच की शॉकवेव से उसी पल एक्सप्लोड हो गया। मैंने आसमान में खिलते हुए उस विशाल फायरबॉल को घूरा और कुछ देर डीप थॉट में चला गया। डैम, मैं फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूं, है ना? शू छिंगरान हवा के बीच चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मास्टर, आपको ऐसी बातें कहते सुनकर सच में लोगों का मन करता है कि आपको मार दें। मैंने उसकी बात पर गंभीरता से सोचा, फिर ईमानदारी से सिर हिलाया। सच में तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बातें कम कहूं, लेकिन मैं थोड़ी सी पीस एंजॉय भी नहीं कर पाया था कि सेंट्रल प्रोविंस से और भी बड़ी खबर पूरे नेदर रेल्म में फैल गई। एंशिएंट हेवनली केव तय समय से पहले प्रकट हो चुका था और उसके गेट्स खोलने वाली कीज में से एक शू छिंगरान की हेवनली डेस्टिनी थी। उसी समय पेविलियन ऑन फेट, ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी, माउंटेन ऑन 10,000 डीमंस और इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट ने जॉइंटली पब्लिक डिक्री जारी किया। जो भी शू छिंगरान और वू सुई की लोकेशन बताएगा उसे सुप्रीम ग्रेड आर्टिफैक्ट मिलेगा और जो हमें पकड़कर लाएगा उसे पूरे प्रोविंस जितना टेरिटरी रिवॉर्ड में मिलेगा। अगले ही पल पूरा नेदर रेल्म मैडनेस में डूब गया। मैं काफी देर तक टाउन के बाहर लगे बाउंटी नोटिस को चुपचाप घूरता रहा, फिर हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ शू छिंगरन की तरफ मुड़ा। देखा, मैंने पहले ही कहा था, प्रोटैगनिस्ट टाइप लोगों के साथ जुड़ने का मतलब है जिंदगी भर एंडलेस ट्रबल। शू छिंगरन ने हल्का सा होंठ काटा और धीमी आवाज में पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? मैंने नजरें नीचे की, बाउंटी नोटिस को दीवार से फाड़ा, उसे मसल कर बॉल बनाई और कैजुअली आग में फेंक दिया। फ्लेम्स मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थीं और मेरे चेहरे पर ऐसी कामनेस दिख रही थी जो ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग लग रही थी। क्या करेंगे? मैंने धीरे धीरे उठते हुए स्लीव्स से एशेस झाड़ी। अगर वो हमें ढूंढना चाहते हैं तो हम बस उन्हें ढूंढने ही नहीं देंगे। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, हम निकल रहे हैं, बस इतना। शू छिंगरान तुरंत मेरे पीछे चल दी। मेरे एक कदम के साथ जमीन के नीचे विशाल क्रेटर फट पड़ा। शू छिंगरान की विजन ब्लर हो गई क्योंकि आसपास का सीनरी पागलों की तरह पीछे भागने लगा। सेंट्रल प्रोविंस इतना विशाल था कि ऑर्डिनरी नेदर रेल्म कल्टिवेटर्स पूरी जिंदगी पार करने में लगा देते, लेकिन मेरे लिए बस कुछ जंप्स काफी थे। आधे घंटे बाद मैं और शू छिंगरान पेविलियन ऑफ फेट के माउंटेन गेट्स के सामने खड़े थे। वहां के माउंटेन्स एंडलेस वेव्स की तरह उठते गिरते थे, जबकि ऊपर हेवनली वाटर्स में स्टार्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। 99 ऑब्जर्वेशन टेरेसेस क्लाउड्स के बीच तैर रहे थे, सच में इमॉर्टल्स की रेजिडेंस जैसे। माउंटेन गेट पहले से खुला हुआ था, कोई फॉर्मेशंस नहीं, कोई एम्बुश नहीं, किलिंग इंटेंट तक नहीं। सिर्फ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा गेट के सामने अकेला हमारा इंतजार कर रहा था। शू छिंगरान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो पेविलियन मास्टर है। मैंने बूढ़े को ध्यान से देखा और तुरंत महसूस किया कि वो बाकी फूल से कहीं ज्यादा प्लेजेंट था। कम से कम उसने शुरुआत धमकी देकर नहीं की। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा गहराई से झुक गया। वेनरेबल वू सुई, ये बूढ़ा काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने शांत नजरों से उसे देखा। तुम फॉर्चून टेलर्स कैलकुलेशंस में अच्छे होते हो। अगर मेरी अराइवल प्रिडिक्ट कर ली थी तो भाग क्यों नहीं गए? बूढ़ा कड़वाहट से हंसा, क्योंकि पूरी रात कैलकुलेशन करने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ आई। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी। कोई चाहे कितना भी तेज भागे, वो ब्लेड से तेज नहीं हो सकता। अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ बेगिंग ही ऑप्शन बचती है। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ लीं। हमारे खिलाफ डिक्लेरेशन किसने प्रपोज की थी? पेविलियन मास्टर कुछ देर चुप रहा, फिर ईमानदारी से बोला, ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी ने सजेस्ट किया था, माउंटेन ऑफ 10,000 डीमंस ने सपोर्ट किया, इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट ने एग्री किया। पेविलियन ऑफ फेट को मजबूरी में शामिल होना पड़ा क्योंकि सबको विश्वास था कि मिस शू एंशिएंट रेल्म की है। फिर बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। मिस शू सच में कीज में से एक है, लेकिन इंपीरियल टूम के अपीयरेंस को तेजी से एक्सेलरेट करने वाली असली चीज आप हैं। शू छिंगरान का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ज्यादा सरप्राइजेस नहीं हुआ। आगे बोलो। बूढ़े ने गहरी सांस ली। उस एंशिएंट इंपीरियल टॉम्ब में किसी एम्परर को नहीं दफनाया गया, बल्कि दूसरे वर्ल्ड से गिरे हुए एक इमॉर्टल को सील किया गया है। मरने से पहले उस इमॉर्टल ने पूरे हिडन अर्थ सी को करप्ट कर दिया था। बाद में स्पिरिट रेल्म ने मिलकर उसे सप्रेस किया और बाहर से इंपीरियल टूम सील कर दिया, मौके का इंतजार करते हुए। फिर उसका चेहरा भारी हो गया। लेकिन अब सील ढीली पड़ रही है और मुझे लगता है कि अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं, डिजास्टर इंतजार कर रही है। डिजास्टर शब्द सुनते ही मेरा एक्सप्रेशन आखिर थोड़ा सीरियस हुआ। सील कब खुलेगी? आज रात, उसने तुरंत जवाब दिया। हिडन अर्थ सी के गेट ऑफ रिटर्न टू द वॉइड पर। मैंने धीरे से सिर हिलाया। पेविलियन मास्टर कुछ पल झिझका, फिर बोला, फेलो डाओइस्ट वू सुई,
आज रात वहां बहुत लोग होंगे। ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी का मास्टर, माउंटेन ऑफ 10,000 डीमंस का लॉर्ड, इनफाइनाइट स्वॉर्ड सेक्ट का स्वॉर्ड मास्टर और काउंटलेस सालों से सिक्लूडेड एंशिएंट मॉन्स्टर्स भी आएंगे। हो सकता है वो आपके मैच ना हो, लेकिन गेट ऑफ रिटर्न टू द वाइड के पीछे जो छिपा है, शायद वो खुद भी नहीं जानते कि वो वास्तव में क्या है। मैंने शांत भाव से अपनी स्ट्रॉ हैट ठीक की। कोई बात नहीं, मुझे लोगों से डर नहीं लगता। फिर मैंने दूर समुद्र की तरफ देखा। मैं बस जाकर एक नजर देखूंगा। पवेलियन ऑफ फेट छोड़ने के बाद हमने समय बर्बाद नहीं किया। हिडन अर्थ सी सेंट्रल रीजन के सबसे दूर किनारे पर था, ऐसी जगह जहां इटर्नल डार्कनेस के नीचे सी और स्काई एक हो जाते थे। जब तक मैं और शू चिंगरान वहां पहुंचे, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पूरा समुद्र एक विशाल कॉफिन की तरह शांत था। ओशन के सेंटर के ऊपर 10,000 जांग ऊंचा एंशिएंट ब्लैक गेट तैर रहा था। उसकी सरफेस पर एंशिएंट रून्स चमक रहे थे, ऐसे सिंबल्स जिन्हें अब कोई जीवित इंसान पढ़ नहीं सकता था। चारों महान फैक्शंस पहले से वहां मौजूद थे। ईस्ट में पेविलियन ऑफ फेट खड़ा था, काफी दूर, साफ एटीट्यूड के साथ कि हम बस शो देखने आए हैं। वेस्ट में ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी खड़ा था, उनकी ब्लेजिंग स्पिरिचुअल एसेंस पूरे हेवेंस को रोशन कर रही थी। साउथ में इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट जमा था, उनकी सोर्ड ऑरा आसमान को चीर रही थी और समुद्र तक काउंटलेस क्रैक्स में स्प्लिट हो रहा था। नॉर्थ में माउंटेन ऑफ 10,000 डीमंस तैर रहा था, कलरफुल बैनर्स पूरे हेवेंस में फैले थे और डिमोनिक ऑरा ने मून को ढक रखा था। इनके अलावा काउंटलेस हिडन ओल्ड मॉन्स्टर्स और वॉन्डरिंग कल्टिवेटर्स डार्कनेस में छिपे हुए थे, सब गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं और शू चिंगरान वहां पहुंचे, पूरा सी इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। हर नजर मेरी तरफ घूम गई। वो सुई आ गया, उसने सच में आने की हिम्मत की। वो मॉर्टल वर्ल्ड वाला मॉन्स्टर, देखते हैं कितनी देर तक एरोगेंट बना रहता है। सी विंड बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन मैं बस सिर झुकाकर अपने पैरों के नीचे घूमते हुए ब्लैक वाटर्स को देखता रहा। शू चिंगरान ने धीरे से मेरे पास फुसफुसाया, मास्टर, इस जगह का फेंग शुई बहुत खराब है। तुम उनकी बात कर रही हो? शू चिंगरान ने मेरे पास खड़े होकर धीरे से पूछा। मैंने एंशिएंट ब्लैक गेट को घूरते हुए हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो उस डोर के पीछे छिपी है। उसी समय ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी के कैंप से अचानक गोल्डन लाइट उठी। गोल्डन रोब्स पहने एक मिडिल एज्ड आदमी आसमान में कदम रखता हुआ ऊपर आया। उसकी ऑरा छोटे सूरज की तरह जल रही थी। हेवनली सेंटर के ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी का जीबोशांग। उसकी आवाज ने पूरे हेवंस को हिला दिया जब उसने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो सुई, शू चिंगरान को सौंप दो। अगर ऐसा किया तो मैं पहले हुई सारी बातों को भूल सकता हूं। मैंने कुछ पल उसे चुपचाप देखा। पूरा समुद्र शांत हो गया। फिर मैंने कामली पूछा, और तुम आखिर होते कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? जीबोशांग के माथे पर नसें उभर आईं। वुसुई, क्या तुम सच में यहां मौजूद हर इंसान के एनिमी बनना चाहते हो? मैंने उसके सवाल पर काफी गंभीरता से कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ओरिजिनली मैं सिर्फ तुम लोगों से पीसफुली बात करना चाहता था। फिर मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम लोगों का बात करने का तरीका ऑनेस्टली मेरा डिस्कशन करने का मन खत्म कर देता है। जीबोशांग गुस्से में हंसा। अच्छा, तो आज मैं खुद उस आदमी की एबिलिटीज देखूंगा जो मॉर्टल वर्ल्ड से चढ़कर आया है। उसने एक हाथ उठाया और वॉइड से एक विशाल एंशिएंट कॉल्ड्रन बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही 1000 ली के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंटली इरप्ट करने लगी, जबकि उसके प्रेशर से समुद्र की सरफेस दर्जनों जांग नीचे धंस गई। क्राउड में किसी ने शौक में चिल्लाया, हेवनली येलो कॉल्ड्रन, वो ग्रेट इंपीरियल सैंक्चुरी का ट्रू ड्रैगन आर्टिफैक्ट है। हेवनली येलो कॉल्ड्रन टेरिफाइंग फोर्स के साथ नीचे गिरा और उस पल पूरा आसमान उसी की तरफ झुकता हुआ महसूस हुआ। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला, ना डॉज किया, ना पीछे हटा। मैंने बस एक हाथ उठाया और उस विशाल कॉल्ड्रन को एक ही पाम से पकड़ लिया। बूम! समुद्र 1000 जांग वेव्स में एक्सप्लोड हो गया, लेकिन मेरे पैर आधा इंच भी नहीं धंसे। वहां मौजूद हर कल्टिवेटर एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में मुझे घूर रहा था, जबकि जीबोशांग का चेहरा ड्रास्टिकली बदल गया। इम्पॉसिबल! मैंने कैजुअली कॉल्ड्रन को हल्का सा उठाया, फिर सिर हिलाया। काफी भारी है। अगले ही पल मैंने धीरे धीरे अपनी उंगलियां कस दी। हेवनली येलो कॉल्ड्रन ने तुरंत तेज और दर्द भरी चीख निकाली। उसकी सरफेस पर क्रैक्स फैलने लगे और उसका आर्टिफैक्ट स्पिरिट एग्नी में चिल्लाने लगा। जीबोशांग ने खून उगला और हॉरर में चिल्लाया, रुको! मैंने उस आर्टिफैक्ट को सेंचुरीज तक सीपिक डिवाइन हैंड से रिफाइन किया है। क्रैक! हेवनली येलो कॉल्ड्रन मेरे हाथ में 4 बड़े पीसेस में टूट गया और काउंटलेस फ्रैगमेंट्स नीचे समुद्र में बारिश की तरह गिरने लगे। जीबोशांग पूरी तरह फ्रीज हो गया। दूसरी तरफ मैंने कैजुअली सबसे बड़ा बचा हुआ फ्रैगमेंट उठाया, जो उसका एक हैंडल था, और उसे स्टोरेज बैग में डाल लिया। इसे रख लेता हूं।
मैंने सोचते हुए बड़बड़ाया, बाद में पानी उबालने के काम आएगा। क्राउड अभी उस शौक से उबर भी नहीं पाया था कि इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट की दिशा से अचानक शार्प सोर्ड बेल गूंजी। ग्रे रोब्स पहने एक बूढ़ा आदमी 10,000 फ्लाइंग सोर्ड्स के ऊपर खड़ा दिखाई दिया। उसकी मर्डरस ऑरा हेवेंस तक को चीर रही थी। बस वो ठंडी आवाज में गरजा, विक्ट्री और डिफीट इस तरह डिसाइड नहीं होती। वो इन्फिनिट सोर्ड सेक्ट का 11th सॉर्ड वेनरेबल था। उसने बिना वक्त गंवाए हाथ नीचे घुमाया। अगले ही पल 1,00,000 सोर्ड्स टोरेंशियल रेनस्टॉर्म की तरह नीचे टूट पड़ी और पूरे नाइट स्काई को दिन से ज्यादा चमका दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे मैंने 2 फिंगर्स आगे बढ़ाई और हल्के से बंद कर ली। 1,00,000 सोर्ड्स इनविजिबल वॉल से टकराई और हवा में फ्रीज हो गईं। फिर मैंने मुट्ठी बांध ली। पूरी सोर्ड रिवर वायलेंटली कंप्रेस होने लगी। अगले सेकंड सभी सोर्ड्स मरोड़कर बने एक विशाल आयरन स्फीयर में बदल गईं, जो आसमान में तैर रहा था। 11th सॉर्ड वेनरेबल की आंखें फ्यूरी से जल उठीं, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मैंने कैजुअली एक फिंगर फ्लिक की। वो जाइगैंटिक आयरन स्फीयर मीटर की तरह वापस उड़ा। 11th सॉर्ड वेनरेबल और उसके पीछे खड़े 36 सोर्ड ब्रदर्स उसी पल ऐश बनकर एक्सप्लोड हो गए। सोर्ड कल्टिवेटर्स के पूरे कैंप पर डेड साइलेंस छा गया। तभी अचानक समुद्र के ऊपर तैरता एंशिएंट ब्लैक गेट वायलेंट तरीके से ग्लो करने लगा। शु चिंगरान का चेहरा पीला पड़ गया और वो धीरे से फुसफुसाई, मास्टर, वो आपको देख रहा है। मैंने भी महसूस किया, ये इल्यूजन नहीं था। गेट के पीछे मौजूद चीज सच में मुझे घूर रही थी। अगले ही पल बोन गेट वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। गेट की क्रैक के अंदर से एक विशाल ब्लैक चेन अचानक टूट गई। वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा बदल गया। पवेलियन मास्टर दूर से हॉरर में चिल्लाया, डिजास्टर, गेट खुल नहीं रहा, अंदर की चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। फिर गेट धीरे धीरे खुलने लगा। डार्कनेस के पीछे से एक पेल व्हाइट हैंड बाहर निकला। वो हाथ बड़ा नहीं था, ऑनेस्टली वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दिखाई दिया, लाखों ली के अंदर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मर गई। सचमुच मर गई। उसने सर्कुलेट करना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, हर कल्टीवेटर की कमांड मानना बंद कर दिया। एक एंशिएंट ग्रेट असेंशन मॉन्स्टर टेरर में चीखा, एंसेस्टर, ये एंसेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस है। अगले ही सेकंड उस पेल हैंड ने हल्के से नीचे दबाया। वो एंशिएंट मॉन्स्टर और उसके आसपास मौजूद सैकड़ों कल्टीवेटर्स बिना आवाज किए एशेज में बदल गए। पूरे समुद्र में तुरंत पैनिक फैल गया। जैसे जैसे गेट खुलता गया, हर फैक्शन के एरोगेंट मास्टर्स पागलों की तरह पीछे हटने लगे। कुछ ने भागने के लिए अपनी लाइफ स्पैन जला दी, कुछ ब्लड एस्केप टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगे, कुछ तो घुटनों पर गिरकर मेसी की भीख मांगने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोन गेट के पीछे की चीज धीरे धीरे बाहर चली आई। वो व्हाइट रोब्स पहने ह्यूमनॉइड फिगर था, जिसके शरीर पर टूटी हुई चेन्स लिपटी थीं। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ स्मूथ पेल फेस था। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, हर लिविंग बीइंग को ऐसा हॉरिफाइंग फीलिंग हुआ जैसे उसे घूरा जा रहा हो। मैंने उसे चुपचाप देखा, फिर आह भरी। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज देखी है जो मुझसे भी ज्यादा ट्रबल पैदा करती है। व्हाइट रोब्ड एंसेस्टर ने धीरे धीरे एक फिंगर उठाई और मेरी तरफ पॉइंट किया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में अनप्रेसिडेंटेड डेंजर एक्सप्लोड हो गया। स्पिरिट रेल्म में आने के बाद पहली बार मुझे सच में खतरा महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे का स्पेस कोलैप्स होने लगा। मेरी स्किन और ब्लड उलटी दिशा में बहने लगे। यहां तक कि शियोंग वू लॉन्जेविटी एसेंस भी मेरे अंदर अजीब बजिंग साउंड निकालने लगी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने नीचे अपनी आर्म की तरफ देखा। मेरी स्किन पर एक टाइनी ब्लडी क्रैक दिखाई दी। मैं उसे चुपचाप घूरता रहा, फिर बड़बड़ाया, स्पिरिट रेल्म में आने के बाद तुम पहली चीज हो जिसने मेरी स्किन तोड़ी है। ऑब्वियसली व्हाइट रोब्ड एंसेस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक और कदम आगे बढ़ा। उसी पल पूरा समुद्र एंडलेस स्टीम में इवेपोरेट हो गया। काउंटलेस कल्टीवेटर्स चीखने का मौका तक नहीं पा सके और फैलती हुई व्हाइट लाइट में एग्जिस्टेंस से इरेज हो गए पूरी तरह। व्हाइट रोब्ड एंसेस्टर पूरी तरह एंशिएंट गेट से बाहर निकल आया। हेवन और अर्थ खुद क्रैक होने लगे। आसमान के पार एक विशाल ब्लैक फिशर खुल गया, जैसे पूरा स्पिरिट रेल्म उसकी एग्जिस्टेंस से फटने वाला हो। मैंने धीरे से आसमान की उस क्रैक को देखा और बहुत लंबे समय बाद पहली बार मैं फ्राउंड, क्योंकि आखिर मुझे एक बात समझ आ गई थी। अगर ये चीज ऐसे ही रैम्पेज करती रही तो फ्यूचर में पीसफुली हाइड होने की बात छोड़ो, शायद मुझे टाउन चीफ बनकर शांत जिंदगी जीने की जगह भी ना मिले। ये सोचकर मैंने हेल्पलेस साई छोड़ी। मैं तो सच में सिर्फ पीसफुली बात करने बाहर आया था। फिर मैंने अपना माथा दबाया। हर चीज हमेशा फाइट टू द डेथ में क्यों बदल जाती है? शू चिंगरान ने अचानक मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मास्टर, अगर इस बार आप जीत नहीं पाए तो पहले भाग जाइए। मैंने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा। क्या बेकार बातें कर रही हो? फिर मैंने कामली कहा, मेरा हाउस अभी भी फांक्याओ में है, टेबल लेग अब भी उसी मैप से सपोर्ट हो रही है। इतना कहकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया।
इस बार मैंने खुद को सप्रेस करना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरा ब्लड, मेरी स्पिरिट, मेरा फिजिकल बॉडी, जो अब इतना एब्सर्डली स्ट्रांग हो चुका था कि नेचर के लॉज तक को डिफाई करने लगा था। बूम! स्पिरिट रियलम में आने के बाद पहली बार मैंने अपनी फुल ऑरा पूरी तरह रिलीज कर दी। 1,00,000 ली के अंदर माउंटेन्स और सीज साथ में कांप उठे। भागते हुए काउंटलेस कल्टिवेटर्स सिर्फ मेरी लाइफ फोर्स के प्रेशर से घुटनों पर दब गए। दूसरी तरफ व्हाइट रोब्ड एंसेस्टर के चारों तरफ लिपटी ब्रोकन चेन्स 9 विशाल ब्लैक ड्रैगन्स में बदल गईं और सीधे मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने कैजुअली एक हाथ उठाया और पहले ड्रैगन की गर्दन पकड़ ली। फिर उसे whip की तरह घुमाकर दूसरे ड्रैगन पर दे मारा। दूसरा ब्लैक ड्रैगन उसी इंपैक्ट से एक्सप्लोड हो गया। तीसरा ब्लैक ड्रैगन मेरे पैर के नीचे चकनाचूर हो गया। चौथा मेरी कमर के चारों तरफ लिपट गया, लेकिन आधा कसने से पहले ही मैंने उसे ब्रूट फोर्स से फाड़ दिया। दूर खड़े कल्टिवेटर्स सुन्न पड़े चेहरों और पेल एक्सप्रेशंस के साथ ये सब देख रहे थे। ये मॉन्स्टर रॉ स्ट्रेंथ से पूरी दुनिया को रिफाइन कर रहा है। आखिर ये किस तरह की एग्जिस्टेंस है? व्हाइट रोब्ड कल्टिवेटर ने आखिर अपनी असली शक्ति छिपाना बंद कर दिया। उसने एक हाथ उठाया और आसमान पर पाम स्ट्राइक मारी। अगले ही पल हेवन की क्रैक वायलेंटली फैल गई और फिशर के अंदर से काउंटलेस स्ट्रेंज ब्लैक शैडोज निकलने लगे, जैसे वो इस मौके का इस्तेमाल करके पूरे स्पिरिट रेल्म को निगल जाना चाहते हों। हर लिविंग कल्टिवेटर पैनिक में डूब गया। उनकी सोल्स तक डर से कांप उठी। उसने डायमेंशनल गेट खोल दिया। किसी ने डेस्परेट आवाज में चीखा, वो आउटसाइड वर्ल्ड की बीइंग्स को अंदर ला रहा है। आउटसाइड द वर्ल्ड शब्द सुनते ही मेरी मूवमेंट्स हल्की सी रुक गईं। अचानक मुझे पवेलियन ऑफ फेट के डिविनेशन मास्टर्स के आखिरी अधूरे शब्द याद आ गए, जो उनकी कैलकुलेशंस बैकफायर होने से पहले निकले थे। आउटसाइड द वर्ल्ड, तो उनका मतलब ये था। फाइट रोबोट कल्टिवेटर ने साफ मेरी हेजिटेशन नोटिस कर ली। अगले ही फ्लैश में वो सीधे शू चिंगरान के सामने प्रकट हुआ और उसके फोरहेड की तरफ हाथ बढ़ाया। शू चिंगरान की डेस्टिनी अपने आप काउंटलेस प्लैटिनम व्हाइट चेन्स में एक्सप्लोड हो गई और डेस्परेटली उसे रोकने लगी, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने बहुत कमजोर थी। मेरा एक्सप्रेशन उसी पल आइस कोल्ड हो गया। तुम मौत ढूंढ रहे हो। अगले ही पल मैं गायब हो गया। नहीं, वो डिसअपीयरेंस नहीं था। मैं बस इतना तेज मूव हुआ था कि सबकी विजन का मतलब ही खत्म हो गया। जब मैं दोबारा दिखाई दिया, मैं पहले ही व्हाइट रोब्ड कल्टिवेटर के पीछे खड़ा था और मेरा दायां हाथ उसकी चेस्ट के आर पार जा चुका था। पूरी दुनिया पर साइलेंस छा गया। व्हाइट रोब्ड कल्टिवेटर ने धीरे से सिर नीचे किया और अपनी चेस्ट के पार निकले हुए हाथ को घूरने लगा। मेरी पाम के अंदर एक ब्लैक स्फीयर था, रात से भी ज्यादा काला। वो फ्लैश एंड ब्लड हार्ट नहीं था, बल्कि किसी एंडलेसली पल्सेटिंग कोर जैसा था। पहली बार मुझे अपनी हैंड में बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई। साधारण हीट नहीं, बल्कि हायर लेवल एग्जिस्टेंस की शक्ति से पैदा हुई स्कॉचिंग फीलिंग। फिर भी मैंने हेजिटेशन नहीं की। मैंने अचानक अपनी फिंगर्स कस दी। बूम! ब्लैक स्फीयर उसी पल एक्सप्लोड हो गया। व्हाइट रोबोट कल्टिवेटर का पूरा शरीर वायलेंटली कांप उठा, जैसे उसकी सारी सपोर्ट अचानक खींच ली गई हो। उसके चारों तरफ की इमॉर्टल लाइट तेजी से फेड होने लगी, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। इसके बजाय उसके स्मूथ पेल फेस के बीच में धीरे धीरे एक दरार खुली, जैसे होंठ अलग हो रहे हों। फिर एक बेहद शार्प वॉइस सीधे मेरे माइंड के अंदर गूंजी, तो ये तुम हो? मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। तुम मुझे जानते हो? नहीं, आवाज टूटे हुए फ्रैगमेंट्स में बोली, लेकिन तुम्हारे जैसे और भी हैं। उसका शरीर तेजी से कोलैप्स होने लगा। मैंने गहराई से फ्राउन किया और आगे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर क्या? व्हाइट रोब्ड कल्टिवेटर काफी देर तक साइलेंट रहा। फिर आखिर सिर्फ 4 शब्द बोला, डू नॉट असेंड फर्दर। जैसे ही वो शब्द खत्म हुए, उसका पूरा शरीर ग्रे व्हाइट लाइट में बदल गया और पूरी तरह बिखर गया। उसी समय वो डायमेंशनल गेट भी धीरे धीरे खुद बंद होने लगा, जिसे उसने जबरदस्ती खोला था। आसमान और धरती आखिर अपने ओरिजिनल कलर्स में लौट आए। हर सर्वाइविंग कल्टिवेटर मुझे मोशनलेस घूर रहा था। कोई चीयर्स नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ फियर, गहरा इंस्टिंक्टिव फियर, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसे आदमी को देखा था जो खुद को सिर्फ टाउन चीफ कहता था और जिसने इमॉर्टल लेवल एग्जिस्टेंस को बेयर हैंड्स से फाड़ डाला था। मैं काफी देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर शू चिंगरान धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई और सावधानी से पूछने लगी, मास्टर, आप ठीक हैं? मैंने सिर नीचे किया और अपनी पाम की तरफ देखा। उसके बीच में फेंट ग्रे व्हाइट मार्क्स बचे थे जो ब्लैक स्फीयर ने छोड़े थे। शू चिंगरान का एक्सप्रेशन तुरंत टाइट हो गया। क्या ये सीरियस है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। ये वुंड नहीं है। फिर मैंने हेल्पलेस साई छोड़ी। बस अब ट्रबल और भी बड़ा हो गया है। शू चिंगरान ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखती रह गई। ऐसे समय में भी आप अभी तक ट्रबल के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन तभी आधे खुले एंशंट गेट के अंदर गहराई में फेंट लाइट फ्लिकर हुई। मैंने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस आगे फैलाई और मेरा एक्सप्रेशन हल्का सा बदल गया। अंदर अभी भी कुछ है? शू चिंगरान ने भी गेट की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैं बहुत देर तक साइलेंट रहा।
ओरिजिनली मेरा अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस इमॉर्टल लेवल एग्जिस्टेंस की मरने से पहले छोड़ी गई आखिरी वार्निंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था, खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए। मैंने धीरे से सिर हिलाया। चलो अंदर जाकर देखते हैं, उसके बाद तुरंत निकल जाएंगे। फिर मैं एंशिएंट गेट के अंदर कदम रखकर चला गया, जबकि शु चिंगरान मेरे बिल्कुल पीछे थी। गेट के दूसरी तरफ कोई इमॉर्टल पैराडाइजेस नहीं था, वहां सिर्फ ग्रेव हाइट रूइंस से भरी कोलैप्स्ड वेस्टलैंड थी। यहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, यहाँ तक कि फ्लोइंग टाइम का भी कोई निशान नहीं था। एंडलेस डिब्रीज के बीच सिर्फ एक रूइंड स्टोन टेम्पल अकेला खड़ा था। टेम्पल के एंट्रेंस के सामने एक टूटा हुआ स्टोन मॉन्यूमेंट पड़ा था, लेकिन जिसने मुझे शॉक किया वो मॉन्यूमेंट नहीं था, बल्कि उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट था। वहां स्पिरिट रेल्म कैरेक्टर्स नहीं थे, कोई एंशिएंट रून्स नहीं थे, बल्कि उस स्टोन पर ऐसे सिंबल्स लिखे थे जिन्हें मैंने तुरंत पहचान लिया। सिंप्लीफाइड चाइनीज कैरेक्टर्स। इतने सालों में पहली बार मैं सच में शॉक में फ्रीज हो गया। शु चिंगरान उन वर्ड्स को समझ नहीं सकी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, मास्टर, वहां क्या लिखा है? मैं काफी देर तक ब्रोकन मॉन्यूमेंट को चुपचाप घूरता रहा, फिर धीरे धीरे हर वर्ड पढ़ने लगा। अगर तुम ये वर्ड्स पढ़ सकते हो तो इसका मतलब है कि मैं फेल हो गया। मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं भी कहीं और से आया हूं, और तुम्हारी तरह मैंने भी टाइम के साथ साथ चलना सीखा। हायर वर्ल्ड कोई इमॉर्टल रेल्म नहीं है, वो हंटिंग ग्राउंड है। असेंशन सिर्फ एक बड़े केज में भेजे जाने से पहले ग्रोथ है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं उस ग्रास्प से आजाद नहीं हो पाया। जल्दी में आगे असेंड मत करना, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम एक पंच से हेवेंस तोड़ने लायक स्ट्रांग ना हो जाओ। पेडेस्टल के नीचे मैंने हमारी सेम ओरिजिन वाली एक चीज छोड़ी है, वो किसी दूसरे इंसान के साथ लॉन्जेविटी शेयर कर सकती है। मॉर्टल वर्ल्ड की एक छोटी ट्रेस उन लोगों के लिए जो बाद में आएंगे। मैसेज खत्म करने के बाद मैं बहुत देर तक साइलेंट खड़ा रहा। शु चिंगरान भी बिना मुझे डिस्टर्ब किए चुपचाप मेरे पास खड़ी रही। वो वर्ड्स समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में मौजूद इमोशन साफ देख सकती थी। वो फियर नहीं था, वो उस कामनेस जैसा था जो किसी ऐसे इंसान की ट्रेस मिलने पर आती है जो मेरी तरह था। र्यूंड स्टोन हॉल के अंदर एक छोटा ब्रॉन्जर लैंप लटका हुआ था। उसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ ऐसी ऑरा थी जिसकी ओरिजिन बिल्कुल मेरी एग्जिस्टेंस जैसी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं तुरंत उसका पर्पस समझ गया। वो किसी इंसान को पूरी तरह मेरे जैसा नहीं बना सकता था। ऐसा नहीं कि वो एंडलेस ग्रोथ और इन्फिनिट एक्यूमुलेशन हासिल कर ले, लेकिन वो किसी को मेरे साथ बेहद लंबी लाइफ स्पैन शेयर करने की एबिलिटी दे सकता था। इंस्टिंक्टिवली मैंने अपना सिर शु चिंगरान की तरफ घुमा लिया। जैसे ही उसने मेरी नजर नोटिस की, उसका चेहरा तुरंत कानों तक लाल हो गया। फिर भी उसने धीरे से पूछा, मास्टर, मॉन्यूमेंट पर आखिर लिखा क्या था? मैंने कुछ देर शांत होकर सोचा, फिर जवाब दिया। उसने कहा, अभी आगे असेंड मत करना। शु चिंगरान ने तुरंत सिर हिला दिया, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसने इतनी जल्दी जवाब दिया जैसे उसे कभी इस बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़ी हो। अचानक मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये पूरी जर्नी ओरिजिनली ट्रबल खत्म करने के लिए थी, लेकिन उस ट्रबल के आखिर में मुझे अपने जैसा एक और इंसान मिला जिसने अपने बाद आने वालों के लिए लैंप छोड़ दिया था। र्यूंड वैली छोड़ने से पहले मैंने आखिरी बार ग्रेव हाइट रूइंस की तरफ देखा। फिर मैंने एक पंच मारा, पूरा सील्ड वर्ल्ड और उसके साथ डायमेंशनल गेट भी पीसेस में टूटकर नथिंगनेस में गायब हो गया। मुझे कोई रिस्क लेने का इरादा नहीं था। अगर वो एंशिएंट एग्जिस्टेंस एक बार बाहर आ चुका था तो कभी ना कभी फिर एस्केप कर सकता था, और जो चीज मेरी पीसफुल लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती थी उसे हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए था। जब मैं और शु चिंगरन वापस सी ऑफ हिडन अर्थ पहुंचे, तब भी चारों ग्रेट फैक्शंस के मास्टर्स उसी जगह घुटनों पर झुके हुए थे। उनमें से किसी की हिम्मत तक नहीं हुई सिर उठाने की। ऑनेस्टली मुझे उनसे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं था। मैंने बस एक सेंटेंस छोड़ा और शु चिंगरान के साथ मुड़कर चल दिया। रास्ते में वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से हंस पड़ी। उस रात मैं कोर्टयार्ड में बैठकर चुपचाप टी बना रहा था। मैंने छोटा ब्रॉन्ज लैम्प स्टोन टेबल पर रखा, फिर धीरे से उसे शु चिंगरान की तरफ सरका दिया। यहाँ अभी एक चीज बची है, मैंने धीमी आवाज में कहा। ऐसी चीज जो किसी इंसान को बहुत बहुत लंबे समय तक जीने दे सकती है। फिर मैंने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा, प्राइस बस इतना है कि फ्यूचर में उसे हर दिन मेरा चेहरा देखना पड़ सकता है। ऑनेस्टली काफी ट्रबलसम लगता है। शु चिंगरान पूरी तरह फ्रीज हो गई। वो उस छोटे ब्रॉन्जस लैंप को घूरती रही और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। 100 साल से ज्यादा, जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब से लेकर आज तक, वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। इंतजार कि आखिर मैं पहली बार ऐसे फ्यूचर की बात करूं जिसमें वो शामिल हो। उसने तुरंत लैंप को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और गंभीरता से पूछा, मास्टर, क्या इसे मुझे एक्सेप्ट करना माना जाएगा? मैं काफी देर तक टी कप पकड़े साइलेंट बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शु चिंगरान अचानक फिर भी मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे से ब्रॉन्ज लैंप को अपने हाथों में पकड़ लिया। मूनलाइट कोर्टयार्ड पर सॉफ्टली गिर रही थी और उसकी आंखों को इल्यूमिनेट कर रही थी, जैसे उनमें काउंटलेस शैटर्ड स्टार्स छिपे हों।
उस रात विंड ब्रिज टाउन में कोई हेवनली ट्रिबुलेशन नहीं हुई, कोई स्ट्रेंज फिनोमिनन नहीं हुआ, कोई अर्थ शैटरिंग मिरेकल नहीं हुआ। वहां सिर्फ एक छोटा लैंप था जो कोर्टयार्ड में चुपचाप जल रहा था, और वो लैंप पूरी रात जलता रहा। कई साल बाद भी स्पिरिट रेल्म के लोग सी ऑफ हिडन अर्थ की बैटल के बारे में बातें करते रहे, उस स्ट्रेंज मैन के बारे में जिसने इमॉर्टल वाइटैलिटी तोड़ दी और एंशंट बीइंग्स को बेयर हैंड से फाड़ डाला। कुछ कहते थे कि मैं हायर वर्ल्ड में असेंड कर चुका हूं, कुछ मानते थे कि मैं किसी सेक्रेड लैंड में छिपा हूं, और कुछ इंसिस्ट करते थे कि मैं इंसान ही नहीं बल्कि किसी एंशंट सुप्रीम एग्जिस्टेंस का रीइंकारनेशन हूं। लेकिन कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि वही आदमी जिसने पूरे स्पिरिट रेल्म को टेरर में डाल दिया था, इस वक्त विंड ब्रिज टाउन में स्टोव के पास बैठा सीरियसली ये स्टडी कर रहा है कि हेवनली येलो कॉल्ड्रन के ब्रोकन हैंडल्स से पानी जल्दी कैसे उबाला जाए। दूसरी तरफ कोर्टयार्ड में शू छिंगरन सनलाइट के नीचे हर्ब्स सुखा रही थी, जबकि पास में बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। स्टोन मॉन्यूमेंट पर लिखे कैरेक्टर्स समय के साथ धीरे धीरे फेड होने लगे थे। मैं डोरवे पर चुपचाप खड़ा ऑर्डिनरी मॉर्टल लाइफ को अनफोल्ड होते देख रहा था, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद चीजें ऐसे ही परफेक्टली फाइन हैं। शायद एक दिन मैं सच में ऊपर के हेवेंस को फाड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं सिर्फ एक विलेज चीफ था जो नेबर्स, सबॉर्डिनेट्स और इस बात की चिंता कर रहा था कि किसका चिकन फिर किसी और के कोर्टयार्ड में घुस गया। इनविंसिबिलिटी, इमॉर्टैलिटी, वर्ल्ड्स के पार छिपे सीक्रेट्स, ये सब बाद में भी इंतजार कर सकते थे। आखिर मेरे पास बहुत समय था, और इस बार मैं अकेला नहीं था।